हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरोज वर्मा द्वारा लिखित पारिवारिक कहानी का संपूर्ण भाग। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे ओ संयोगिता, कहाँ मर गई? जरा इधर तो आ। चारपाई पर स्वेटर बुनते सुनते बसंती ने संयोगिता को आवाज दी। आती हूँ मामी। संयोगिता ने रसोई घर से आवाज लगाई और संयोगिता भागी हुई सी रसोई घर से निकलकर बाहर आंगन में आई। क्या बात है मामी, आपने मुझे क्यों पुकारा? संयोगिता ने डरते डरते मामी से पूछा। शाम को तेरे मामा जी के दोस्त का बेटा आ रहा है। जरा ठीक से और अच्छा सा कुछ बना लेना, फौज में है, हम लोगों से मिलने आ रहा है, बहुत सालों के बाद हमारे घर आ रहा है। जब छोटा था तब मिली थी उससे, और अगर पसंद आ गया तो मेरी चचेरी बहन शीला है ना, तो उससे रिश्ते की बात चलवाती हूँ, बसंती बोली। ठीक है मामी, लेकिन श्याम के लिए कुछ सब्जी नहीं है, कुछ पैसे दे देती तो मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीद लाती। संयोगिता बोली। ठीक है, जा चली जा। हाँ, फिर सूरज ढलने वाला है और फिर तू जब तक लौटेगी शाम ही हो जाएगी। और देख लियो, कल सुबह और शाम के लिए कुछ अच्छी सी सब्जियां ले लेना, बसंती बोली। ठीक है मामी। इतना कहकर संयोगिता ने दुपट्टा डाला और थैला लेकर निकल पड़ी बाजार की ओर। संयोगिता 18 साल की एक अनाथ लड़की है। देखने में बहुत ही खूबसूरत, गोरा रंग, भूरी आंखें, भरा पूरा बदन, कमर तक के भूरे बाल। माँ बाप नहीं है बेचारी के, तो अपने मामा मामी के घर रहती है। बस हमेशा ऐसे ही घर के कामों में लगी रहती है। माँ बाप थे जब तक तो स्कूल में जाती थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद पढ़ाई भी छूट गई। जैसे तैसे तो मामा मामी घर में रखने के लिए तैयार हुए, और मामी बसंती दिन भर ऐसे ही खटिया पर बैठे बैठे संयोगिता को आदेश देती रहती है। सर्दियों के दिन है और कभी ये भी नहीं कहती कि संयोगिता तू भी 2 घड़ी के लिए आंगन में आकर धूप सेंक ले। संयोगिता ना हो तो बसंती के घर में मक्खियां भिन भिनाती रहे। उसने घर के कच्चे आंगन को गोबर से लीप कर सुंदर बना रखा है। किनारे में कुछ गुलाब के पौधे भी लगा रखे हैं, कुछ मिर्ची और टमाटर के पौधे भी लगा रखे हैं। आंगन के बीच में एक तुलसी चौरा है, जिसमें शाम सुबह हर रोज दिया जलाती है। बसंती के अपने कोई औलाद नहीं है, फिर भी वो संयोगिता की कदर नहीं करती, और संयोगिता भी सब सुन लेती है। उसे ये लगता है कि दुनिया में मामा मामी के अलावा और कोई भी तो नहीं है उसका। संयोगिता बाजार पहुंची। उसने कुछ ताजी सब्जियां खरीदी, जैसे कि गोभी, गाजर, मटर वगैरह। कुछ हरा साग भी खरीदा और घर की ओर निकल पड़ी। थैला कुछ ज्यादा ही भारी हो चला था। अब उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। तभी उसने कुछ महसूस किया, एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन थैले के ज्यादा भार की वजह से वो तेज चाल में नहीं चल पा रही थी। उसने रुककर एक बार पीछे मुड़कर उस लड़के की ओर गुस्से से देखा, तो वो लड़का भी रुक गया और संयोगिता की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। संयोगिता ने गुस्से से अपना पैर पटका और आगे की ओर निकल पड़ी। घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वो लड़का भी घर की ओर आ रहा था। संयोगिता दरवाजे को खोलकर भीतर गई और उसको देखकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वो थैला लेकर तुलसी चौरे तक पहुंची ही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। संयोगिता ने दरवाजे की दस्तक को अनसुना कर दिया और रसोई की तरफ बढ़ गई। तभी बसंती ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बोल पड़ी। अरे राजदेव, तुम कैसे हो बेटा? आओ अंदर आओ, आओ ना। राजदेव ने बसंती के पैर छुए और भीतर प्रवेश किया। बसंती ने फौरन संयोगिता को आवाज दी। अरे ओ संयोगिता, जरा पतीले पानी गर्म होने को चढ़ा दे, राजदेव आया है, हाथ पैर धुलेगा, ठंड बहुत है। जी मामी, चढ़ाती हूँ, संयोगिता ने रसोई घर से जवाब दिया। और सुन, जल्दी से पालक और प्याज के पकोड़े बना, और हाँ, चाय भी चढ़ा देना, बसंती बोली। ठीक है मामी, और कुछ? संयोगिता ने पूछा। नहीं, अभी इतना कर ले, और जरा मुझे टमाटर और हरी धनिया मिर्च दे दे, मैं सिलबट्टे पर चटनी पीस देती हूँ, तभी तो पकौड़ियाँ खाने का मजा आएगा। तेरे मामा जी भी आ रहे होंगे, बसंती बोली।
थोड़ी देर में संयोगिता ने स्नान घर में पानी गर्म करके रख दिया और मामी को आवाज दी, मामी पानी रख दिया है, मेहमान से कहो कि हाथ पैर धुल ले। ठीक है, बसंती बोली। तब तक संयोगिता के मामा केशवलाल भी आ गए। उन्होंने भी हाथ पैर धोए। तब तक संयोगिता ने चाय, गर्मा गर्म प्याज और पालक के पकोड़े टमाटर की चटनी के साथ परोस दिए। सबने बातें करते हुए मूंगफलियां भी खाई। फिर 1-2 घंटे के अंदर ही संयोगिता ने रात का खाना भी तैयार कर दिया। टमाटर आलू की तरी वाली सब्जी, आंवले की चटनी, भरवा मिर्च का अचार और मेथी के गर्मा गर्म पराठे। सब खाने बैठे और संयोगिता परोस रही थी। देवराज बोला, चाची खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। और संयोगिता नीचे की ओर सर झुकाकर मंद मंद मुस्कुरा दी। तभी केशव बोल पड़ा, हाँ, हमारी संयोगिता बहुत अच्छा खाना बनाती है। दूसरे दिन संयोगिता को सुबह जागने में थोड़ी देर क्या हो गई। बसंती ने संयोगिता की अच्छे से खबर लेनी शुरू कर दी। ये सब देवराज ने भी देखा और संयोगिता रोते हुए रसोई घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर नाश्ता भी तैयार कर दिया और बसंती से बोली, मामी नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए। बसंती बोली, ठीक है, आज तो देर कर दी तूने, लेकिन कल से ये सब नहीं होना चाहिए। तभी केशवलाल बोल पड़े, अरे भाग्यवान, हमेशा क्यों बिटिया के पीछे पड़ी रहती है? दिन भर तो लगी रहती है बेचारी। एक दिन देर हो भी गई जागने में तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ हाँ, बिगाड़ो, मुझे क्या है। पराए घर जाएगी तो तुम वहां भी पैरवी करने चले जाना। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि छोटी सी जान सारा दिन घर संभालती है। कभी कभार कोई गलती हो भी गई तो नजरअंदाज कर दिया करो। केशवलाल बोले, हाँ हाँ ठीक है, लो पहले नाश्ता कर लो। बसंती बोली। जब तक संयोगिता सबके लिए आलू के परांठे, रायता, चटनी ले आई और साथ में गाजर का हलवा। सबने नाश्ता किया। फिर आंगन में संयोगिता बर्तन मांजने बैठी। उसने वही आंगन में लगे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी भरा और अपना काम करने लगी। वहीं चारपाई पर राजदेव धूप में बैठा अखबार बांच रहा था। अखबार तो एक बहाना था, वो तो चुपके चुपके नजर बचाकर संयोगिता को देख रहा था। एकाएक संयोगिता ने बर्तन मांजते समय ध्यान किया कि राजदेव अखबार की आड़ में उसे ही निहार रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और अंदर चली गई। संयोगिता को राजदेव का ऐसा निहारना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ कहती भी तो किससे। वो जानती थी कि उसको अपना समझने वाला कोई नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम में लगी रहती है, ना पढ़ाई ना लिखाई। पता नहीं उसकी जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेने वाली थी। उसके लिए तो सालों से कुछ भी नया नहीं था। वही रोज का काम सुबह से शाम तक और मामी की झिड़की, बस यही बचा था उसके जीवन में। सुख के दिन तो जैसे कभी देखे ही नहीं थे बेचारी ने। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। शाम होने को आई थी। सर्दियों के दिन थे, दिन भी जल्दी ढलता है। बसंती को शाम की चाय की तलब लगी। उसने फिर से संयोगिता को पुकारा, ओ संयोगिता, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? अब तो सूर्य नारायण भी विदा हो गए, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मामी की आवाज सुनकर संयोगिता झटपट उठी। रजाई से बाहर आने का मन न होने पर भी उसने जल्दी से आंगन में आकर बसंती से कहा, अभी बनाती हूँ मामी चाय। वो जरा आंख लग गई थी। और ये सुन, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लेना। मैंने हरे मटर छील रखे हैं, जरा उन्हें तल लेना। बसंती बोली। ठीक है मामी। और इतना कहकर संयोगिता रसोई में चली गई। राजदेव भी 2 दिन से ये सब देख रहा था। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। संयोगिता के प्रति बसंती चाची का जो व्यवहार है वो बहुत ही पीड़ादायक है। इतनी भली लड़की और उसकी इस घर में ये इज्जत है। शाम की चाय के बाद बसंती पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। संयोगिता रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी एकाएक राजदेव रसोई घर में पानी मांगने के बहाने जा पहुंचा। रसोई में अचानक से राजदेव के आने से संयोगिता तनिक हड़बड़ा सी गई। राजदेव बोला, आप घबराइए नहीं, मुझे तो बस पीने के लिए पानी चाहिए था, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। संयोगिता बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अचानक से आ गए इसीलिए मैं जरा चौंक गई, अभी पानी देती हूँ। संयोगिता ने लोटे में रखा
गुनगुना पानी गिलास में डालकर राजदेव को दे दिया। राजदेव ने पानी पिया और बोला, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। जी कहिए, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, संयोगिता बोली। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, राजदेव ने सवाल किया। हाँ पूछिए, संयोगिता बोली। बसंती चाची आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, आप कैसे इतना कुछ सह लेती हैं? मुझे तो उनका बर्ताव बहुत बुरा लगा। राजदेव ने थोड़ा संकुचाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी मामी है और मेरी माँ समान है, आपको उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, संयोगिता गुस्से से बोली। इसी बीच बसंती घर में दाखिल हुई, किवाड़ भी पहले से ही खुले हुए थे। उसने राजदेव और संयोगिता को रसोई घर में आपस में बातें करते हुए देख लिया। फिर क्या था, इतनी खरी खोटी सुनाई संयोगिता को। बसंती बोली, मेरे सामने तो बहुत सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीठ पीछे ये गुल खिलाए जा रहे हैं, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। राजदेव बोला, चाची आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस पानी पीने आया था। लेकिन बसंती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, उसे तो बस अपनी आंखों देखे पर ही भरोसा था। तब तक केशवलाल भी आ गए, लेकिन बसंती तो जैसे आज चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि इस लड़के को तो उसने अपनी चचेरी बहन के लिए पसंद किया था, अगर ऐसा ना हो सका तो वो मायके वालों को क्या जवाब देगी। संयोगिता ने तब तक खाना तैयार कर लिया था। उसने बसंती से कहा, मामी पहले सब लोग खाना खा लो और जो भला बुरा सुनाना है बाद में मुझे सुना देना। केशवलाल भी बोले, अरे भाग्यवान, पराए घर का लड़का हमारे घर में आकर रुका, ये सब मत कर, शोभा नहीं देता। लेकिन बसंती कहाँ मानने वाली थी। अब ये सब राजदेव से ना देखा गया और वो अपना सामान उठाकर जाने लगा। केशवलाल ने बहुत रोकने की कोशिश की कि बेटा ऐसे रूठ कर मत जाओ, खाना बन चुका है, दो निवाले खाकर जाते, वहां दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। राजदेव ने दोनों हाथ जोड़कर केशवलाल से माफी मांगी। बसंती और केशवलाल के चरण स्पर्श किए और एक झलक संयोगिता की ओर देखकर घर से उसी समय निकल गया। केशवलाल ने बसंती से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बच्चे का बहुत दिल दुखाया है तुमने, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। हाँ हाँ, मैं ही तो इस दुनिया जहान का ठेका ले रखा है ना दिल ना दुखाने का, मैं ही तो सबसे बुरी हूँ, बसंती बोली। इतना सब होने के बाद भी उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। उधर संयोगिता ने भी रो रोकर अपना हाल बेहाल कर लिया था, बस अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी कि आखिर वो पैदा ही क्यों हुई। आज उसकी वजह से एक भले इंसान की इतनी बेइज्जती हो गई, उसे तो जीने का हक नहीं। यही सोचते सोचते संयोगिता की आंख लग गई। दूसरे दिन सब वैसे ही अन्य दिनों की तरह ही चल रहा था। तभी सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। केशवलाल ने दरवाजा खोला और देखते हैं कि उनके मित्र सदाशिव लाल खड़े हैं। केशवलाल ने उनसे तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी। कल रात को जो उनके बेटे के साथ बसंती ने बर्ताव किया था। सदाशिव लाल मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं मित्र, मुझे राजदेव ने सब बता दिया है, मैं तो यहाँ रिश्ते की बात करने आया था। मैं चाहता था कि संयोगिता और राजदेव की शादी हो जाए। तब केशवलाल मुस्कुराकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी संयोगिता को अपने घर के काबिल समझा और राजदेव हमारी संयोगिता से ब्याह करने को तैयार है। एक अनाथ लड़की को एक अच्छा ससुराल मिल जाए और मुझे क्या चाहिए। इतने में ही बसंती भी बाहर आ गई और तुनक कर बोली, ये शादी इस घर में नहीं होगी चाहे जो करो, और मैं भी एक फूटी कोड़ी इस शादी में नहीं खर्च करने दूंगी। सदाशिव घबराकर बोले, ये कैसी बातें कर रहे हैं भाभी जी, संयोगिता भी तो आपकी बेटी के समान है, ऐसी बेटी बड़े भाग्य से मिलती है, लक्ष्मी का रूप है संयोगिता, कृपया ऐसी बातें ना करें उसके बारे में। केशवलाल बोले, अरे भाग्यवान, कुछ तो भगवान से डर, ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी, पाप पुण्य भी तो कुछ होता होगा। तू तो अपने अहम में लगता है सब कुछ भूल गई। रहने दो जी, ये पाप पुण्य का अंतर मुझको मत समझाओ, मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया। और बसंती के आगे केशवलाल की एक भी ना चल सकी।
बसंती के मना करने पर केसर लाल और सदाशिव लाल ने आपस में कुछ सलाह मशवरा किया कि ये शादी तो होगी, लेकिन अब ये शादी मंदिर से होगी। लेकिन संयोगिता इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी। वो मामी का दिल दुखाकर इस प्रकार ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसने सदाशिव लाल जी से हाथ जोड़कर विनती की, क्षमा करें चाचा जी, लेकिन मैं इस ब्याह के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह तो कभी नहीं, जहाँ बड़ों का दिल दुखे। वो जैसी भी है मेरी मामी है, इतने साल से वो मुझे अपने साथ रख रही है और मैं उनकी कृतज्ञ होने की बजाय स्वार्थी हो जाऊं। जिस दिन मामी इस ब्याह के लिए राजी हो जाएगी, उस दिन मैं ये ब्याह कर लूंगी। सदाशिव जी बोले, बहुत ही भाग्यशाली थी तुम्हारी माँ जो ऐसी बेटी को जन्म दिया। तेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। तू हमेशा खुश रहे, तू जो चाहे तुझे मिले। जब से राजदेव की माँ छोड़कर गई है, घर की तो जैसे रौनक ही चली गई है। मुझे लगा था कि तेरे आने से मेरे घर के सुने आंगन में फिर से चहल पहल हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। बस राजदेव को समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगा। वैसे मेरे राजदेव है बहुत समझदार। और सदाशिव हाथ जोड़कर केसरलाल से नमस्ते करके दुखी मन से चले गए। इधर संयोगिता भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ठीक किया या गलत। मन के भीतर अंतर्द्वंद चल रहा था। आखिर उस भले इंसान का क्या दोष है? मेरी वजह से आज फिर दूसरी बार उसका अपमान हो गया। ब्याह ही तो करना चाहता था वो मुझसे, आखिर मैं करती भी क्या? उस समय मुझे जैसा उचित लगा सो मैंने किया, और फिर 2 दिन की पहचान से कोई शादी के लिए हाँ थोड़ी ही कर देता है। मैं उससे प्यार भी तो नहीं करती, पसंद भी नहीं करती। बसंती भी एक तरफ मुंह फुलाकर बैठी थी। संयोगिता ने नाश्ता बनाया और परोसकर मामा मामी के पास ले जाकर बोली, मामी छोड़ो भी, कब तक ऐसे गुस्सा होकर बैठी रहोगी? लो नाश्ता कर लो, और हाँ, ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ जाकर कुछ भी करूंगी। शादी तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर संयोगिता रसोई में चली गई। संयोगिता की बात सुनकर केसरलाल की आंखें नम हो गई। उन्होंने मन में सोचा, कितनी भली बिटिया है, कितनी मासूम और दिल की साफ। और एक ये बसंती है जो कभी भी इसका मन नहीं बांझ पाई। कितनी निष्ठुर और कितनी निर्मोही है। फिर केसरलाल बसंती से बोले, अरे भाग्यवान, नाश्ता कर ले। कितनी भली लड़की है, तेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करती। अब तो थोड़ा समझ ले इसे, थोड़ी ममता बरसा दे इस पर, अब तो थोड़ा प्यार दे दे, अब तो आशीष भरा हाथ रख दे इस पर। एक बार तो कह दे कि खुश रहो। तभी बसंती बोल पड़ी, अजी अब रहने भी दो ये ज्ञान की बातें। तुम्हारा उपदेश खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर लूं? केशवलाल बोले, तुझे समझाना तो पत्थर पर सर फोड़ने के बराबर है। तू कभी नहीं समझेगी, चाहे तेरे लिए कोई जान भी दे दे। उधर सदाशिव लाल ने घर पहुंचकर सारी बात राजदेव से कह दी। राजदेव बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं संयोगिता से ब्याह तभी करूंगा जब तक वो हाँ नहीं करेगी। इससे पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा। उसे भरोसा दिलाना होगा कि मैं जीवन भर उसका साथ निभा सकता हूँ। संयोगिता की जिंदगी रोजमर्रा की तरह फिर से पटरी पर चल पड़ी थी। सुबह शाम का वही काम, फिर शाम को बाजार जाकर सब्जियां लाना, फिर खाना पकाना। लेकिन उस रोज वो सब्जी लेने पहुंची तो वो क्या देखती है, राजदेव उसका इंतजार करता हुआ बाजार में खड़ा है। संयोगिता ने राजदेव को देखा तो जरा सी घबरा गई। सिर नीचे की ओर झुकाकर बगल से निकली जा रही थी, तभी राजदेव ने आवाज दी, संयोगिता जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। संयोगिता बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहकर संयोगिता तेज कदमों के साथ चलने लगी। फिर भी राजदेव संयोगिता के पीछे पीछे आने लगा। संयोगिता को बहुत गुस्सा आया। उसने राजदेव से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ तो हो चुका है, और क्या बचा है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं आपको पसंद नहीं करती, फिर भी। इतना सुनना था कि राजदेव थोड़ी देर के लिए सहम सा गया और फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो ये बात है, आप मुझे पसंद ही नहीं करती। माफ कीजिए, आज के बाद मैं कभी भी आपके पीछे नहीं आऊंगा। ये बात मुझे पता ही नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी तरह आप भी मुझे पसंद करती है। और राजदेव मायूस होकर चला गया। संयोगिता ने इतना सब राजदेव से कह तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि गुस्से में मैं इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था। कितना बुरा लगा होगा बेचारे को।
संयोगिता घर आई और रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर उस पर दाल चढ़ा दी। फिर पता नहीं क्यों उसका जी भर आया और अपना सर घुटनों पर झुकाकर फूट-फूट कर रो पड़ी। इतने में उसे बाहर केसरलाल जी की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा लगता है मामा जी आ गए और फौरन अपने आंसू पोंछकर अपने काम में लग गई। केसरलाल जी रसोई में आए और संयोगिता से आकर बोले, देवराज मिला था। मैंने पूछा, कुछ काम था बेटा, किस लिए आए थे? बोला, संयोगिता से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो मिल गए। अब मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। फिर मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया बेटा? वो बोला, जब संयोगिता मुझे पसंद ही नहीं करती तो फिर कोई सवाल ही नहीं रह जाता उत्तर पाने के लिए। मैं तो इस आशा से आया था कि जिस तरह मैं उसे पसंद करता हूँ शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे आज अपने सवाल का जवाब मिल गया। तब संयोगिता बोली, मामा जी इस विषय पर मुझे कोई भी बात नहीं करनी। जो हो नहीं सकता तो क्यों हम उसके पीछे पड़े? केशवलाल जी बोले, जैसी तेरी मर्जी बेटा, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। इतना स्नेह रखने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। इतना कहकर केशवलाल जी रसोई से बाहर आ गए। उधर राजदेव हताश सा अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। तभी सदाशिवलाल अपने बेटे की चिंता की वजह भांप कर बोले, मना कर दिया ना उसने, मुझे पता था वो ऐसा ही करेगी। बहुत ही भली लड़की है बेटा, पहले वो सबके बारे में सोचती है फिर अपने बारे में। उसके चेहरे पर जो तेज है वो साफ साफ बयां करता है। लेकिन तू हिम्मत मत हार, एक कोशिश और करके देख। तेरे पास यहाँ रहने के लिए इतना समय भी नहीं है। तेरी छुट्टी खत्म होते ही फिर तू ड्यूटी पर चला जाएगा। इससे पहले तू उसे मना ले और मैं तेरी उससे सगाई करवा सकूं। इतना सुनकर राजदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और खुश होकर बोला, सच बाबूजी? अपने बाबूजी की बात सुनकर राजदेव को ये आशा हो गई थी कि आज ना सही लेकिन एक ना एक दिन संयोगिता इस ब्याह के लिए राजी हो ही जाएगी। और राजदेव इसी उम्मीद में एकाध दिन में संयोगिता से मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन संयोगिता है कि राजदेव की ओर देखती भी ना थी। ऐसे ही हफ्ते भर बीते थे कि राजदेव ने संयोगिता को फिर बाजार में देखा। संयोगिता बहुत ही जल्दबाजी में थी, बहुत घबराई हुई थी। राजदेव को देखकर बोली, चलिए मेरे साथ जल्दी घर चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो डॉक्टर साहब को बुलाने आई थी। राजदेव ने घबराकर पूछा, लेकिन किस लिए, क्या हुआ? मामी छत से उतरते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ी है, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। इसीलिए बस आप इसी वक्त घर चलिए। राजदेव और संयोगिता डॉक्टर के साथ घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर ने बसंती का मुआयना किया। बसंती को होश तो आ गया था, लेकिन उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी। उसे अब महसूस हो चुका था कि वो अब बचने वाली नहीं है। सहारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। केशवलाल भी आ चुके थे। उस समय बसंती की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने संयोगिता और राजदेव को इशारे से अपने पास बुलाकर एक दूसरे के हाथों को मिलाते हुए आंखों ही आंखों से माफी मांगी और बिना कुछ बोले ही प्राण त्याग दिए। संयोगिता फूट फूट कर रो पड़ी। केशवलाल जी बोले, चलो अपने अंतिम समय में ही सही, एक भलाई का काम तो करके गई बसंती। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ऐसा कहते हुए केशवलाल जी के आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। बसंती के अंतिम संस्कार के दिन सदाशिवलाल जी आए और उन्होंने संयोगिता और केशवलाल जी को ढांढस बंधाया कि भगवान के आगे किसकी चलती है। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। अब तक बसंती की 13वीं भी हो चुकी थी। एक दिन केशवलाल जी ने सदाशिवलाल जी से और राजदेव को खाने पर बुलाया और बोले, आज आप लोगों को खाने पर बुलाने का कारण ये था कि चूंकि राजदेव की छुट्टियां अब ज्यादा शेष नहीं रह गई है तो मैं चाहता हूँ कि राजदेव और संयोगिता की सगाई कर दी जाए। और फिर बसंती की भी यही इच्छा थी। सदाशिवलाल जी बोले, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, लेकिन संकोचवश कह नहीं पाया, क्योंकि भाभी को गए हुए अभी महीना भर भी नहीं हुआ और ऐसे में ऐसी बातें कहना मुझे उचित नहीं लगा। केशवलाल जी बोले, मैं कुछ दिन के लिए टाल तो देता, लेकिन फिर राजदेव की छुट्टियां भी खत्म होने वाली है। फिर अगली छुट्टी मिलने तक काफी देर हो जाएगी। और फिर बसंती की भी यही आखिरी इच्छा थी कि दोनों एक हो जाए।
सदाशिवलाल जी बोले तो फिर ठीक है, परसों ही हम इन दोनों की सगाई कर देते हैं और शादी तब करेंगे जब अगली बार राजदेव छुट्टियों में घर आएगा। केशवलाल जी बोले बहुत बढ़िया मित्र, तो ठीक है, परसों सगाई का दिन पक्का हो गया। अब बस सिर्फ कल का ही दिन शेष बचा है। आप लोग ऐसा करें, आज और कल मेरे घर भी रुक जाइए। कल आप अपने शहर जाएंगे, फिर परसों वापस आएंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। सदाशिवलाल जी बोले बहुत अच्छा मित्र, जैसी आपकी इच्छा, हमें क्या परेशानी हो सकती है भला। दूसरे दिन सारा समय खरीदारी और तैयारियों में ही निकल गया। शाम को सब बहुत थक चुके थे। संयोगिता ने जल्दी से शाम की चाय बनाई, फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। केशवलाल जी बोले संयोगिता बेटा, तू भी तो बहुत थक गई होगी ना, मैं कुछ मदद करूं तेरी। नहीं मामा जी, मैं सब कर लूंगी, बस आप थोड़ी सब्जियां काटने में मेरी मदद कर दीजिए, संयोगिता बोली। केशवलाल जी बोले संयोगिता बिटिया, आज ऐसा करते हैं, यही आंगन में कच्चा चूल्हा जलाकर थोड़े बैंगन, कुछ आलू टमाटर भूनकर भरता बनाते हैं, और सर्दियों का मौसम है तो चूल्हे की सेकी रोटी पर ढेर सारा घी डालकर खाने में बहुत मजा आएगा। सब बोले बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ। आंगन में चूल्हा जलाया और संयोगिता अपना काम करने में लग गई। चूल्हे से उठ रही आग की सुनहरी लपटों की रोशनी में संयोगिता की खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी। वो कभी अपने गालों पर आ रही लटों को संभालती, तो कभी आंखों में लग रहे धुएं की जलन से अपनी आंखें दुपट्टे से पोंछती। और राजदेव तो बस संयोगिता को निहारने में लगा था। वो आज बहुत खुश था कि कल संयोगिता के साथ मेरी सगाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसे संयोगिता के दिल की बात पता नहीं चली थी और वो संयोगिता के मन की बात जानना चाह रहा था। रात का खाना खाने के बाद केशवलाल और सदाशिवलाल जी दिन भर के थके थे तो जल्दी ही सो गए। संयोगिता बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरने जा ही रही थी कि राजदेव ने कहा, आप छोड़िए, मैं बाल्टी भर देता हूँ। संयोगिता बोली, छी छी, आप काम मत कीजिए, आप मेहमान हैं। मेहमान तो आप है हमारे दिल की, पता नहीं हमारे दिल में कब रहने आएंगी। राजदेव ने संयोगिता को छोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। संयोगिता बस मुस्कुराकर रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। राजदेव संयोगिता की खामोशी देखकर बोला, कहिए ना, आप मुझे पसंद तो करती है। संयोगिता ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। राजदेव ने फिर पूछा, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, हाँ समझूं या ना। राजदेव ने कहा, कोई बात नहीं, जो भी आपकी मर्जी है वो आप सुबह तक एक चिट्ठी में मुझे लिख कर दे सकती हैं। और इतना कहकर राजदेव सोने चला गया। सुबह होते ही संयोगिता ने राजदेव को एक चिट्ठी दी, जिसमें उसने हाँ में अपना जवाब दिया था। राजदेव के मन से अब सारी शंकाएं दूर हो गई थी। राजदेव और संयोगिता की सगाई भी हो चुकी थी और राजदेव की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। अब राजदेव को वापस जाना था। बहुत ही दुखी मन से संयोगिता ने राजदेव को विदा किया। राजदेव के जाने के बाद संयोगिता और राजदेव एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर अपने मन का हाल बताने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और राजदेव के दोबारा घर आने का समय हो गया। राजदेव के वापस आने की खबर से संयोगिता बहुत खुश हुई। राजदेव जिस दिन घर आया उसी रोज संयोगिता से मिलने आ पहुंचा और 2-4 दिन के अंदर ही दोनों का ब्याह भी हो गया। दोनों अपनी अपनी घर गृहस्थी में बहुत खुश थे। किस तरह राजदेव की छुट्टियां बीत गई, दोनों को पता ही नहीं चला। राजदेव फिर वापस चला गया। इधर संयोगिता उसके आने का फिर से बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बाढ़ पीड़ितों के बचाव कार्य में राजदेव की ड्यूटी लगी थी। उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन एक दिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि एक बच्चे को बचाते हुए राजदेव खुद को न संभाल सका और डूब गया। 2 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से उसका मृत शरीर मिला। संयोगिता पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो खुद को संभालती या अपने बूढ़े सास ससुर को दिलासा देती, उसकी हिम्मत तो जैसे टूट ही चुकी थी। बस चंद लम्हों की खुशियां लिखी थी भगवान ने उसके नसीब में। जैसे तैसे राजदेव का अंतिम संस्कार किया गया। केशवलाल जी और सदाशिवलाल हरिद्वार गए राजदेव की अस्थियों का विसर्जन करने। लेकिन कहते हैं ना, जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो एक साथ टूटता है। लौटते समय उनकी रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। संयोगिता को ये खबर पता चली
वो बदहवास से अपने मामा और ससुर जी को ढूंढने गई। पूरे दिन पागलों की तरह लगी रही, तब जाकर उसे अपने मामा का मृत शरीर मिला और दूसरे दिन ससुर जी का। अब तो संयोगिता के आगे कोई भी रास्ता नहीं रह गया था। किसे अपना कहती, कोई तो नहीं बचा था उसे अपना कहने वाला। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक ही पल में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी थी और इसी असमंजस में उसने नदी में छलांग लगा दी। संयोगिता बेहोश होकर बेसुध नदी के किनारे पड़ी हुई थी। तभी एक बच्चा अपने दोस्त शेरू के साथ वहां पहुंचा। शेरू संयोगिता को देखकर भौंकने लगा। बच्चे को थोड़ा समय लगा ये समझने में कि शेरू भौंक क्यों रहा है। उसने शेरू की रस्सी छोड़ दी। बच्चे ने जैसे ही शेरू की रस्सी अपने हाथ से छोड़ी, शेरू भागकर संयोगिता के पास जा पहुंचा। शेरू के पीछे पीछे वो बच्चा भी संयोगिता के पास जा पहुंचा। तभी बच्चा संयोगिता को देखते ही बोला, देख शेरू, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। बाबा कह भी रहे थे कि माँ इतवार तक आ जाएगी और आज इतवार ही तो है। शेरू, तू ऐसा कर, वापस घर जाकर बाबा को ले आ, तब हम को घर ले जा सकते हैं। शेरू भागकर घर गया और बच्चे के पिता को ले आया। बच्चे के पिता संयोगिता को देखकर बोले, न जाने कौन है बेचारी, यहाँ कैसे पहुंची, जिंदा भी है या नहीं। उन्होंने फिर संयोगिता की नब्ज टटोली। संयोगिता की सांसें अब तक चल रही थी। उन्होंने संयोगिता को गोद में उठाया और बच्चे से बोले, पहले इन्हें वैद्य जी के पास ले जाना होगा, इनकी तबीयत खराब है। मुन्ना, तुम भी मेरे साथ वैद्य जी के यहाँ चलो। लेकिन बाबा, ये मेरी माँ ही है ना? आपने कहा था ना कि माँ इतवार को आएगी और आज इतवार ही है। मुन्ना बस अपनी बात बोले ही जा रहा था, है ना बाबा? ये मेरी माँ ही है ना? बेटे की बात सुनकर शिवनंदन सिंह जी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो बच्चे को क्या जवाब दे। झूठा दिलासा देना भी ठीक नहीं है। नन्ही सी जान पहले से ही अपनी माँ के आने की झूठी आशा में बैठा रहता है, और अगर यह कह दिया कि ये तुम्हारी माँ ही है और अगर ये लड़की अपने घर चली गई तो बच्चे का दिल टूट जाएगा। उन्होंने मुन्ना से कहा, बेटा ये बीमार है, पहले इनका इलाज करवाते हैं और जब ये होश में आएगी तो खुद ब खुद अपने मुन्ना को पहचान लेगी, इसीलिए पहले इन्हें ठीक होने दो। शिवनंदन सिंह वैद्य के पास पहुंचे और बोले, वैद्य जी जल्दी से इस लड़की का इलाज कीजिए, अभी सांसें चल रही है इसकी, जिंदा है ये। वैद्य जी बोले, प्रधान जी कौन है ये लड़की, इतना बताने का समय नहीं है, पहले आप इनकी जान बचाइए, इसके होश में आने पर ही पता चल जाएगा कि ये लड़की कौन है। शिवनंदन सिंह बोले। वैद्य जी ने फौरन अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, सुनती हो? जल्दी इधर आओ, कुछ कपड़े लेकर बिटिया के गीले कपड़े बदल दो, जल्द ही इलाज शुरू करना है। वैद्य जी की पत्नी ने फौरन ही संयोगिता के कपड़े बदले और हथेलियां और तलवे में गरम तेल मलना शुरू किया। फिर वैद्य जी ने इलाज भी करना शुरू कर दिया। उधर मुन्ना बार बार अपने पिता से बस पूछे ही जा रहा था, बाबा, माँ कब ठीक होगी, मुझे पहचान तो लेगी ना माँ? और प्रधान शिवनंदन से कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दे मुन्ना को, कैसे झूठा दिलासा दे कि हाँ तेरी माँ तुझे पहचान लेगी। फिर वे ये भी तो नहीं कहते कि ये तेरी माँ है ही नहीं। बहुत बड़ी दुविधा में थे शिवनंदन सिंह। थोड़ी देर के इलाज के बाद संयोगिता को होश आ गया। वैद्य ने फौरन शिवनंदन सिंह को पुकारा, अरे ठाकुर साहब सुनिए, बिटिया को होश आ गया है। इतना सुनते ही मुन्ना भीतर की ओर भागा और पीछे पीछे शिवनंदन भी गए। मुन्ना फौरन जाकर संयोगिता से माँ कहकर लिपट गया। संयोगिता को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मुन्ना के इस तरह गले लगने से उनके मन में मुन्ना के लिए ममता जाग गई और उसने भी कह दिया, हाँ बेटा। देखा बाबा, आपने देखा ना, माँ ने मुझे पहचान लिया और आज इतवार भी तो है और आपने भी तो कहा था ना कि माँ इतवार को आएगी। मुन्ना खुश होकर बोला, ठीक है मुन्ना, लेकिन अपनी माँ से भी तो एक बार पूछ लो कि वो तुम्हारी माँ है कि नहीं। वैद्य जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी पूछता हूँ। मुन्ना बोला, क्यों माँ, तुम ही मेरी माँ हो ना? मुन्ना बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ, संयोगिता बोली। नन्हे से बच्चे का मन रखने के लिए संयोगिता को ऐसा बोलना ही पड़ा। देखा वैद्य जी, ये ही मेरी माँ है, अभी कहा ना उन्होंने। मुन्ना फिर से चहक पड़ा, चलिए ना बाबा, माँ को जल्दी से घर ले चलते हैं।
मैं माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, अपना घर दिखाना चाहता हूँ। मुन्ना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो और वो जल्द से जल्द अपने घर की तिजोरी में कैद करना चाहता हो, ताकि माँ रूपी अनमोल खजाना उससे फिर से कोई न छीन सके। अब शिवनंदन जी बोले, एक मिनट रुको मुन्ना, तुम बाहर शेरू के साथ मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है बाबा, मैं बाहर हूँ, आप माँ को लेकर जल्दी आना। मुन्ना ऐसा कहकर बाहर चला गया। अब शिवनंदन सिंह ने संयोगिता से पूछा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम संयोगिता है, संयोगिता बोली। आप यहाँ कैसे पहुंची? शिवनंदन ने फिर पूछा। जी मैं जीना नहीं चाहती थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ और बेसहारा हूँ। जीवन में इतना दुख सहा है कि जीने की इच्छा ही मर गई है, इसीलिए खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया। इस बच्चे को देखा तो मेरा मन पिघल गया। मुझसे ये नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहाँ जाएगी? शिवनंदन जी ने पूछा। जहाँ ये किस्मत ले जाएगी, संयोगिता बोली। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर चल सकती है, वहाँ आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी और मुन्ना भी आपके आने से खुश हो जाएगा। शिवनंदन जी संयोगिता से बोले। तभी वेद जी की पत्नी बोली, क्या सोच रही हो बिटिया, चली जाओ। वो बच्चा कैसे अपनी माँ के लिए दिन रात तड़पता है, हम सबने देखा है उसे तड़पते हुए। आज तुम्हें देखकर कितना खुश था, हमने पहली बार उसको इतना खुश देखा है। और प्रधान जी भी देवता स्वरूप है, रोज न जाने कितने लोगों का भला करते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी बिटिया तुम्हें। अब संयोगिता थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर से बाहर ने मुन्ना ने आवाज लगाई, क्या हुआ बाबा, जल्दी आइए ना माँ को लेकर। अब संयोगिता खुद को रोक ना सकी और मुन्ना के साथ उसके घर चल पड़ी। मुन्ना आज बहुत खुश था, जो भी रास्ते में मिलता उससे कहते हुए जाता कि देखो ये मेरी माँ है, मैंने कहा था ना एक दिन मेरी माँ जरूर आएगी। और रास्ते भर संयोगिता के साथ बकबक करते हुए गया। माँ आज का खाना तुम बनाना, पता है महाराजिन एक भी अच्छा खाना नहीं बनाती, दाल में घी नहीं डालती और दूध में पानी मिलाकर देती है। अब तुम आ गई हो ना, तो रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर मुझे खिलाना और उन लोगों को भी डांटना जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तो सबकी खैर नहीं है ना शेरू? और सब घर पहुंचे। संयोगिता मुन्ना के साथ घर पहुंची और घर देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर गया। वो हमेशा से ऐसा ही घर चाहती थी। घर के सामने इतना बड़ा बाड़ा, बाड़े के एक तरफ गाय और बछड़ा एक छप्पर के नीचे बंधे थे और कुछ मुर्गे मुर्गियां और चूजे बाड़े में टहल रहे थे। बगल में एक नीम का पेड़ और एक कुआं भी था। बस कमी थी तो कुछ फुलवारी की, लेकिन फिर भी संयोगिता खुश थी। आओ माँ, आओ ना, मुन्ना ने संयोगिता से कहा। संयोगिता जैसे ही घर के दरवाजे के पास आई, तभी बर्तन धोने वाली कहारिन बाहर निकल पड़ी और संयोगिता को गौर से देखकर बोली, छोटे प्रधान जी, ये किसे ले आए? पता है रधिया काकी, ये मेरी माँ है, आज ही तो मिली है, नदी किनारे पड़ी थी बेचारी, मैंने जल्दी से बाबा को बुलवाया, मैं और बाबा वेद जी के पास लेकर गए, अब ठीक हो गई है तो मैं इन्हें घर ले आया। अच्छी है ना मेरी माँ? बोलो ना रधिया काकी, अच्छी है ना मेरी माँ? रधिया का कोई उत्तर न पाकर मुन्ना फिर से बोला, बोलो ना रधिया काकी। हाँ हाँ छोटे प्रधान, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है, रधिया बोली। रधिया जाते हुए बोली, मैंने बर्तन मांज दिए हैं और सफाई भी कर दी है, कल सुबह आऊंगी। मुन्ना बोला, ठीक है। मुन्ना संयोगिता को अंदर ले जाकर बोला, माँ इस कमरे में मैं और तुम रहेंगे और वो वाला कमरा बाबा का है, वो वहां पर अपना कागजी काम करते हैं, पता है माँ? बाबा हारमोनियम भी बजाते हैं और मैं भी उनके साथ गाना गाता हूँ। और यहाँ रसोई घर है, आज के बाद तुम ही मेरे लिए खाना पकाओगी और अपने हाथों से खिलाओगी भी। ये रहा आंगन और साथ में स्नानघर भी है, घर के पीछे भी काफी जगह है जहाँ मैं खेलता हूँ। संयोगिता मुन्ना के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर भाव विभोर हो गई और प्यार से गले लगाते हुए बोली, बस करो मेरे मुन्ने, मैंने सब सुन लिया, ज्यादा मत बोलो नहीं तो नजर लग जाएगी मेरी।
शाम हो आई थी, थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। प्रधान जी शिवनंदन सिंह जी ने देखा कि बाड़े में सारे मुर्गे मुर्गियां टहल रहे हैं। उन्होंने सारे मुर्गे मुर्गियों को पकड़कर उनके कोटर में पहुंचा दिया। फिर शेरू से भी कहा, चलो अपने घर में जाओ, और कुएं से 2 बाल्टी पानी खींचकर गाय के पास रखा। फिर जैसे ही गाय की सानी बनाने जा रहे थे तभी दीनू आ पहुंचा और उसने प्रधान जी को आवाज दी, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। खेतों में आज काम कुछ ज्यादा था और मैं दोपहर में रथिया से बोलकर गया था कि शाम को अगर मुझे देर हो जाए तो जानवरों को संभाल लेना और दाना पानी भी डाल देना। लेकिन रथिया भी पता नहीं किस धुन में रहती है, हमेशा काम चोरी करती रहती है। कोई बात नहीं दीनू काका, अपना ही तो घर है और अपने घर का काम करने में कैसा हर्ज। शिवनंदन सिंह ने दीनू काका से कहा, मालिक, वो तो आपका बड़प्पन है। आप जैसे देवता पुरुष ही ऐसी बातें कर सकते हैं। दीनू बोला और दीनू अपने काम में लग गया। अंदर से ये सब बातें संयोगिता ने सुनी और शिवनंदन जी का दयालु रूप देखकर वो अंदर ही अंदर उनकी कृतज्ञ हो गई। अंधेरा हो चला। शिवनंदन जी ने सब जगह दिए जला दिए। तभी दीनू बोला, मालिक, लगता है आज में महाराजिन खाना बनाने नहीं आएगी। इनका तो रोज रोज का है। इसे आप निकाल क्यों नहीं देते? जब देखो तब ज्यादा खाना बना लेती है और बांध कर भी ले जाती है, और खाना भी इतना बेढंगा बनाती है, बिन माँ के बच्चे पर भी रहम नहीं है। अब मैं भी क्या करूं, उसे निकाल भी नहीं सकता। हमारे घर की बहुत ही पुरानी महाराजिन है, अब बूढ़ी भी तो हो चली है, इसीलिए ज्यादा काम भी नहीं कर पाती। शिवनंदन सिंह जी बोले, बूढ़ी तो है, लेकिन मालिक मुंह कितना चलाती है। एक रोटी भी ज्यादा मांग लो तो खुशियां उठती है। दीनू गुस्से से बोला। शिवनंदन जी बोले, लगता है दीनू काका अब महाराजी नहीं आएगी, मैं ही रसोई संभालता हूँ। ऐसा ना हो मुन्ना भूखा ही सो जाए और वो मेहमान भी तो भूखी होगी। कौन मेहमान? घर में कोई आया है? आपने मुझे बताया नहीं। आपका कोई रिश्तेदार आई है? दीनू ने हैरत से पूछा। नहीं दीनू काका, ऐसी कोई बात नहीं है। आज नदी के किनारे बेहोशी की हालत में मुन्ना को एक लड़की मिली और वो उसे अपनी माँ समझ बैठा और उसे वो घर ले आया। अब नन्हे से बच्चे का दिल मैं नहीं दुखा सका, मना भी नहीं कर सका। दीनू बोला, कुछ पता किया उसके बारे में कि ऐसे ही किसी अनजान को घर में घुसा लिया? पूछा था उससे मैंने, अनाथ है बेचारी। शिवनंदन सिंह बोले, उसने कहा और आपने मान भी लिया? मालिक, आजकल की दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दीनू बोला, अब क्या करूं? बच्चे की जिद के आगे मेरी नहीं चली और मुझे लड़की भी भली लगी। शायद वो सच बोल रही थी। शिवनंदन सिंह बोले, ठीक है मालिक, आप जैसा ठीक समझे। दीनू बोला, अच्छा दीनू काका, ये बातें हम बाद में करते हैं। बोलिए क्या खाएंगे आज? मैं ही लगता हूँ रसोई में। शिवनंदन सिंह जी बोले, मालिक, आप जो भी प्यार से पकाएंगे मैं खा लूंगा। आपने काम दिया, अपने घर में आसरा दिया। बेटे बहू ने तो घर से निकाल दिया था। आप न होते तो न जाने मेरा क्या होता। दीनू बोला, अच्छा चलो अब रसोई में जाकर देखता हूँ कि क्या क्या सब्जी है। और ऐसा कहकर शिवनंदन सिंह रसोई की ओर चल पड़े। तभी मुन्ना बोला, बाबा, आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने और माँ ने सुना कि आप बाहर दीनू काका से कह रहे थे कि आज महाराजिन नहीं आएगी, इसीलिए माँ ने पहले ही चूल्हा बाल कर बटलोई में दाल चढ़ा दी है और घर में सिर्फ बैंगन पड़े थे, तो माँ बोली कि बैंगन का भरता बना देगी। इतना ठीक है ना कि और कुछ? तब शिवनंदन सिंह जी बोले, तेरी माँ को कष्ट होगा, मैं ही खाना बना देता हूँ। तभी संयोगिता आकर बोली, तकलीफ किस बात की है? वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं सब कर लूंगी। आप जब तक मुन्ना के साथ खेलिए। तभी मुन्ना बाहर दीनू काका के पास जाकर बोला, पता है काका, आज का खाना मेरी माँ बना रही है। अब मैं माँ के पास जाता हूँ, क्या पता उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। इतना कहकर मुन्ना अंदर चला गया। मुन्ना को पहली बार इतना खुश देखकर दीनू काका को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद संयोगिता ने खाना तैयार कर लिया। लहसुन के तड़के वाली अरहर की दाल, बैंगन का भरता, प्याज का सलाद, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियां ढेर सारे घी के साथ।
संयोगिता ने मुन्ना को आवाज दी, बेटा, अपने बाबा और दीनू काका को बोलो कि खाना तैयार है। शिवनंदन जी ने सुना तो मुन्ना से बोला, देख तेरी माँ खाने के लिए बुला रही है, पहले मैं दीनू काका की थाली लगवा कर दे आता हूँ। दिन भर से काम कर रहे हैं, बेचारे भूखे हो गए होंगे। शिवनंदन सिंह संकुचाते रसोई में पहुंचे, देखा तो 3 थालियां लगी हुई थी। उन्होंने संयोगिता से कहा, माफ कीजिए, तकलीफ हुई आपको। संयोगिता बोली, तकलीफ किस बात की? मुझे रसोई के काम करना अच्छा लगता है, और फिर बच्चा भूखा ही सो जाता ना तो आपको अच्छा लगता और ना मुझे। शिवनंदन जी बोले, ठीक कहा आपने, मैं एक थाली दीनू काका को देकर आता हूँ। और दीनू काका को थाली देकर शिवनंदन सिंह खुद खाने बैठे, साथ में मुन्ना भी। बाहर से दीनू काका की आवाज आई, खाना बहुत अच्छा बना है बिटिया। शिवनंदन सिंह ने दीनू काका की आवाज सुनी तो बोले, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। मुन्ना बोला, खाना क्यों अच्छा नहीं होगा, मेरी माँ ने जो बनाया है। सब खुश होकर खाना खा रहे थे। तभी दीनू काका बोले, बिटिया दाल और मिलेगी। और संयोगिता बाहर दीनू काका को दाल परोसने गई, साथ में पूछा भी कि रोटी भी चाहिए। दीनू काका बोले, बिटिया अब पूछ ही रही हो तो 2 रोटी लेती आना। जीती रहो बिटिया, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। आत्मा तृप्त हो गई आज खाना खाकर। और उस दिन इसी तरह सारा दिन व्यतीत हो गया। सुबह हुई। संयोगिता को तो आदत थी जल्दी उठने की, ऊपर से मुर्गे ने भी बाग दे दी। संयोगिता की आंख तो खुल गई थी, लेकिन अभी भी वो बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। पराए घर में कौन सा काम कब होता है, इसका उसे पता भी तो नहीं था, इसीलिए खुद से काम भी शुरू नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने करवट लेनी चाही, उसने देखा कि मुन्ना ने उसका पल्लू अपने हाथ में बांध रखा था। मुन्ना के अपने प्रति प्यार देखकर उसका मन ममता से भर उठा, और उसने उसके माथे को चूम लिया और फिर मुन्ना का सिर सहलाने लगी। मुन्ना नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। बोलो माँ, अब छोड़कर तो नहीं जाओगी? संयोगिता ने मुन्ना को प्यार से गले लगाते हुए कहा, नहीं जाऊंगी मेरे मुन्नी, कभी नहीं जाऊंगी। तभी उसे बाड़े में से कुछ शोर सुना। शायद दीनू काका जाग गए थे और कुएं से पानी निकाल रहे थे। उन्होंने सारे जानवरों को दाना पानी डाला, गाय का गोबर उठाया, गौशाला की सफाई की, गाय का दूध दूहकर बछड़े को माँ के पास खड़ा कर दिया, फिर कुएं से पानी निकालकर स्नान किया। फिर उन्होंने आवाज दी, मालिक, मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है दीनू काका, शिवनंदन सिंह जी बोले। शिवनंदन सिंह जल्दी से उठे और चूल्हा बालकर दूध चढ़ाया। गर्म होने के बाद उन्होंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें आटे का हलवा बनाने लगे। तब तक रधिया भी आ पहुंची थी और उसने सारे घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन मांजने बैठी। तभी संयोगिता भी उठकर आई और शिवनंदन सिंह जी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हलवा बना रहा हूँ। दीनू काका मंदिर से आ ही रहे होंगे, फिर खेतों में निकल जाएंगे, और अभी तक महाराजिन भी नहीं आई है, तो मैं उन्हें ऐसे खाली पेट कैसे जाने दे सकता हूँ? शिवनंदन सिंह जी बोले, तो आपने मुझसे कह दिया होता। संयोगिता बोली, कोई बात नहीं, हलवा बस बन ही गया है, आप जाकर स्नान करके नाश्ता कर लीजिए। शिवनंदन सिंह जी बोले, जी ठीक है। संयोगिता बोली, और सुनिए, ये लीजिए संदूक की चाबी। शिवनंदन सिंह जी बोले, किस संदूक की चाबी? संयोगिता ने पूछा। अरे मुन्ना की माँ की साड़ियाँ और गहने सब उसी संदूक में हैं। जो भी साड़ी चाहिए आपको निकाल लीजिए, और हाँ, इस संदूक की चाबी अब आप अपने पास ही रखिए। शिवनंदन बोले, और संयोगिता ने संदूक की चाबी ले ली। फिर एक साड़ी खुद के लिए निकाल कर स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद उसने सूर्य देवता को जल चढ़ाया, फिर घर के मंदिर में दिया जलाकर आरती की, फिर सबको प्रसाद बांटा। रधिया ये सब देखकर बोली, मालिक, आज घर में रौनक लग रही है। घरनी से ही तो घर होता है, बिना औरत के घर में रौनक नहीं रहती। संयोगिता फिर सिलबट्टे पर चने की दाल पीसने बैठी, जो उसने रात को भिगोकर रखी थी। तभी रधिया बोली, ना ही बिटिया, तुम ये सब ना करो, ये काम हमारा है, हम कर देते हैं। वैसे इसका क्या बनाओगी बिटिया? मुन्ना बोल रहा था कि उसे चने की दाल के पराठे बहुत पसंद है, सोच रही थी कि उसके लिए बना दूं। संयोगिता बोली,
अच्छी बात है बिटिया, मुन्ना को पहली बार इतना खुश देख रहे हैं, रधिया बोली। तब तक मुन्ना भी जाग चुका था। संयोगिता बोली, जाओ बेटा जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना है। अच्छा माँ, बस थोड़ी देर में आया और मुन्ना तैयार होने चला गया। संयोगिता ने जल्दी से पीसे चने का मसाला तैयार किया और परांठे बनाने शुरू कर दिए। तभी दीनू काका भी मंदिर से लौट आए। दीनू काका, आज मंदिर में बहुत देर लगा दी? शिवनंदन सिंह जी ने पूछा। हाँ मालिक, आज पंडित जी चौपाइयाँ सुनाने लग गए तो मन किया कि पूरा सुनकर ही जाऊं, इसीलिए देर हो गई। और हाँ, आते समय ये 2 पके हुए केथ दे दिए किसी ने, बोला चटनी बना लेना। दीनू काका बोला। रधिया बोली, ये खूब ही रही, लाओ इधर केथ मुझे दे दो, मैं बनाई देती हूँ चटनी। इसकी चटनी चने की दाल के पराठे के साथ अच्छी लगेगी। बिटिया ने छाछ में तड़का लगा दिया है और मालिक ने हलवा बना दिया। आज तो नाश्ते का मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर रथिया ने दोनों केत फोड़े और 8-10 लहसुन की कलियां छीली, 3-4 लाल मिर्च, थोड़ी साबुत धनिया और खड़े नमक के साथ अच्छी सी तीखी और खट्टी चटनी बना दी। तब तक मुन्ना और शिवनंदन सिंह जी भी स्नान करके आ चुके थे। इधर संयोगिता गर्मा गर्म पराठे सेक रही थी और उधर सब आनंद उठा रहे थे। बस सब खा ही चुके थे और संयोगिता ने अपने परोसने के लिए थाली उठाई ही थी कि तभी इतने में बूढ़ी महाराजिन सुखमती आ पहुंची। अंदर आते ही सबको खाते हुए देखकर बोली, ये क्या मालिक? दूसरी महाराजिन रख ली और इतना कहकर दनदनाते हुए अंदर पहुंची। कौन है रे तू? और तेरी हिम्मत की मेरी गैर हाजिरी में तू मीठी मीठी बातें करके इस घर में घुस गई। तूने क्या समझा? सीधे साधे मालिक को बेवकूफ बना लेगी? तू मुझे नहीं जानती, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, मेरा काम छीनेगी, मेरे पेट पर लात मारेगी। करम जली, जहां से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। संयोगिता ने इतना सुना तो सकपका गई और बस उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुन्ना ने इतना सुना और गुस्से से बोल पड़ा, ओ सुखमती दादी, ये मेरी माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो मुझे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा दूध खुद पी जाती थी और मेरी दाल में घी भी नहीं डालती थी। रधिया बोली, सुखमती काकी, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो ये जो तुम्हारी काली जुबान है और काला दिल है ना, तुम्हारे विनाश का वही कारण है। तभी सुखमती गुस्से से रधिया से बोली, मैं तेरी जैसी नहीं हूँ रधिया कि पति मर गया तो देवर से ब्याह रचा लिया। तुझे कोई लिहाज है कि नहीं? तभी दीनू काका बोल पड़े, अरे सुखमती, काहे लोगों की खुशियों में नजर लगा रही है? अगर कोई किसी के मिल जाने से खुश है तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको अपने हिसाब से रहने दे। कैसी बातें कर रहे हो दीनू? कोई मेरे पेट पर लात मारे, कोई मेरी नौकरी छीने और मैं कुछ न कहूँ? सुखमती गुस्से से चीख पड़ी। तभी दीनू काका फिर से बोले, इस बिटिया ने कोई तेरा काम नहीं छीना है, ये इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी, ये मासूम इसे अपनी माँ समझ बैठा, ये भली चलाई। किसी भी अनजान को ठाकुर साहब अपने घर में बीवी बनाकर ले आए और गांव वालों को पता ही नहीं। सुखमती इतराकर हाथ मटकाते हुए बोली। अब शिवनंदन सिंह जी से रहा नहीं गया। संयोगिता पर घटिया इल्जाम लगते ही वे बोल पड़े, काकी, अभी तक मैं सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन तुम अब किसी पर बेवजह लांछन लगाओगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी इसी समय निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद अपनी मनहूस शकल मत दिखाना। तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। सुखमती बोली, हाँ हाँ, जाती हूँ। धौंस किसके दिखा रहे हो प्रधान जी? सारे गांव को तुम्हारी करतूतें बताऊंगी कि पता नहीं किस औरत को तुमने अपने घर में रख रखा है। तभी मुन्ना बोल पड़ा, वो मेरी माँ है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो दादी। बड़ा आया माँ वाला, ना जाने किसे उठाकर ले आया है, अभी गांव वालों को बताती हूँ। और इतना कहकर सुखमती वहां से चली गई। इधर संयोगिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसी फूटी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। उसने नाश्ता भी नहीं किया और कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी रधिया शिवनंदन सिंह जी से बोली, मालिक, मुन्ना के हाथों खाना भेजिए तो बिटिया खा लेगी। शिवनंदन सिंह जी ने थाली लगाकर मुन्ना के हाथों भिजवा दी और मुन्ना से बोले, जाओ माँ को खाना खिला दो। मुन्ना थाली लेकर पहुंचा और संयोगिता से बोला, माँ खाना खा लो। संयोगिता बोली, भूख नहीं है।
मुझे पता है माँ, तुम्हें भूख तो है, लेकिन तुम खाना नहीं चाहती। तुम्हें सुखमती दादी की बात का बुरा लगा है, लेकिन पता है माँ, वो बहुत बुरी है। वो तो सबको ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। लो, मेरे हाथों से खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, संयोगिता ने फिर से कहा, लेकिन इस बार मुन्ना ने निवाला संयोगिता के मुंह में डाल दिया और बोला, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। और संयोगिता ने नाश्ता खाना शुरू कर दिया। मुन्ने के हाथ से संयोगिता ने नाश्ता खा लिया। ये सब शिवनंदन सिंह पर्दे के पीछे से देख रहे थे। मुन्ना का संयोगिता के प्रति इतना गहरा प्रेम देखकर शिवनंदन सिंह की आंखें भर आई और उन्होंने सोचा, ये तो इसकी सगी माँ भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। काश ये माँ बेटे एक दूसरे से कभी अलग ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? संयोगिता को तो कभी ना कभी इस घर से जाना पड़ेगा। ये तो हमारे घर की सदस्य भी नहीं है, पता नहीं कौन है। और अगर कभी कोई इसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो संयोगिता को तो वापस जाना ही पड़ेगा। फिर मुन्ने का क्या होगा? वो बेचारा तो माँ के लिए पहले से ही तरस रहा है, और अगर संयोगिता भी चली गई तो बेचारे का न जाने क्या हाल होगा। लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को पाकर खुश है, बाद में बात का देखा जाएगा। शिवनंदन सिंह खुद को दिलासा देकर बाहर आ गए। तभी मीठी दौड़ते हुए आई। मुन्ना, मुन्ना कहाँ हो तुम? देखो, मैं अपनी नानी के घर से वापस आ गई। मुन्ना भी मीठी की आवाज़ सुनकर बाहर आकर बोला, तुम आ गई मीठी? चलो मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या हुआ मुन्ना, ऐसा क्या दिखाना चाहते हो मुझे? मीठी ने पूछा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मुन्ना बोला, अच्छा बाबा। लो कर ली आंखें बंद। मीठी बोली। मुन्ना मीठी को संयोगिता के पास ले जाकर बोला, मीठी अब आंखें खोलो। मीठी ने जैसे ही आंखें खोली, संयोगिता को सामने देखकर हैरानी से पूछा, मुन्ना ये कौन है? पहचानो तो भला, ये कौन है? मुन्ना बोला। नहीं पहचाना मुन्ना, अब बताओ भी ये कौन है? मीठी बोली। अरे पगली, ये मेरी माँ है, पता है, नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी। फिर वैद्य जी ने इलाज किया और ठीक होने पर मैं इन्हें अपने घर ले आया। है ना सुंदर मेरी माँ? और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो ये है तेरी माँ? सच में बहुत सुंदर है, मीठी बोली। फिर मीठी ने आगे कहा, मैं अपनी माँ को बताकर आती हूँ कि मुन्ना की माँ वापस आ गई है भगवान के घर से। और इतना कहकर मीठी वापस अपने घर चली गई। तभी शिवनंदन सिंह ने मुन्ना से कहा, बेटा, मीठी से क्यों कहा कि ये तुम्हारी माँ है? अब वो अपनी माँ से बता देगी और महाराजिन काकी का उसकी माँ के साथ उठना बैठना है। पता नहीं क्या लगाई भुजाई करे, क्या क्या बोले तेरी माँ के बारे में। मुन्ना बोला, महाराजिन दादी सच में मेरे को बुरी कहेगी? शिवनंदन सिंह बोले, पता नहीं बेटा, लेकिन सुखमती काकी हमसे गुस्सा होकर गई है, इसीलिए कुछ ठिकाना नहीं है। मुन्ना बोला, लेकिन बाबा अब क्या करेंगे? चिंता मत करो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। शिवनंदन सिंह बोले। मीठी अपने साथ अपनी माँ को संयोगिता से मिलाने ले आई। देखो माँ, देखो देखो, ये रही मुन्ना की माँ। मुन्ना कह रहा था नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। मुन्ना ने वैद्य जी से उसका इलाज कराया और फिर अपने घर ले आया। मीठी अपनी माँ सुमित्रा से सब एक सांस में ही कह गई। अब सुमित्रा और मीठी संयोगिता के सामने थे। सुमित्रा बोली, सच में तुम मुन्ना की माँ हो? संयोगिता बोली, नहीं बहन, मैं तो एक अनाथ और बेसहारा हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे। मामा मामी ने सहारा दिया, फिर शादी हुई। पति फौज में थे, वो शहीद हो गए। और अब ना मामा मामी रहे, ना ससुराल में कोई है। इसीलिए नदी में कूदकर जान देना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य यहाँ मुझे मुन्ना से मिला देगा। वर्षों से ममता के लिए तरस रहा है। अगर मैं इसको वो ममता दे सकूं तो इसमें क्या बुराई है? इतने कम समय में ही इससे इतना लगाव हो गया है कि ऐसा लगता है कि ये मेरा सगा बेटा है। अच्छा हुआ बहन, मैं बहुत खुश हूँ मुन्ना के लिए। अनाथ को माँ मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी मैं जाती हूँ, बाद में फुर्सत से बात करती हूँ। अभी माँ के घर से आई हूँ तो बहुत सा काम पड़ा है। और इतना कहकर सुमित्रा चली गई। मुन्ना और मीठी आपस में खेलने लगे। तभी गांव के दो चार बुजुर्ग लोग
शिवनंदन सिंह के घर पहुंचे और उनमें से एक ने आवाज लगाई, प्रधान जी जरा बाहर तो आइए। आवाज सुनकर शिवनंदन सिंह ने बाहर आकर पूछा, अरे आप लोग, कहिए क्या बात है। उनमें से एक ने कहा, बात तो है लेकिन वो आपसे संबंधित है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और कैसे कहूं। आप हमारे गांव के शरीफ इंसानों में गिने जाते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शिवनंदन सिंह बोले, ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप लोग ऐसा कह रहे हैं। उनमें से फिर से एक ने कहा कि आपकी महाराजिन सुखमती ने गांव भर में खबर फैला दी है कि पता नहीं आपके घर कौन लड़की रह रही है और आप उसे मुन्ना की माँ कह रहे हैं। बिना ब्याह की किसी भी लड़की को अपने घर में रखना उचित नहीं है और आप जैसे सम्मानीय व्यक्ति को ये शोभा भी नहीं देता। हम सब गांव वाले तो आपसे कब से कह रहे थे कि आप मुन्ना के लिए दूसरा ब्याह कर लीजिए, लेकिन आप राजी ही नहीं हुए। आप बोले कि सौतेली माँ न जाने कैसा व्यवहार करे मुन्ना के साथ, लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना सबको अखर रहा है और फिर सबके घरों में बहू बेटियां हैं। आप ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। शिवनंदन सिंह बोले, अच्छा तो आपकी ये समस्या है, मैं जल्द ही इसका कुछ समाधान करता हूँ। आप लोग अभी निश्चिंत होकर जाइए, आप लोग तब तक कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उनमें से एक ने कहा, नहीं ठाकुर साहब, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम आपके घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब शिवनंदन सिंह का मन ग्लानि से भर गया, बहुत ही कष्ट हुआ उनके मन को। वो उस समय खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते थे। शिवनंदन सिंह ने सबको हाथ जोड़कर राम राम की और क्षमा मांगकर विदा कर दिया। लेकिन अब शिवनंदन सिंह बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे संयोगिता से जाने के लिए कैसे कहे और अगर कह भी दे तो मुन्ना का क्या होगा। उन्हें अब संतान मोह सता रहा था कि जो कि बहुत कष्टदायक होता है और अब वो उसका समाधान ढूंढने लगे। शिवनंदन सिंह गहरी सोच में थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। तभी दीनू काका दोपहर के खाने के लिए खेतों से लौटे और उन्होंने शिवनंदन सिंह को ऐसी चिंतित अवस्था में देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं, किस सोच में हैं आप, ऐसी कौन सी चिंता आपको सता रही है। इससे पहले तो आपको मैंने कभी भी इस तरह नहीं देखा। क्या बताऊं दीनू काका, बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। शिवनंदन सिंह ने जवाब दिया। ऐसा क्या हुआ मालिक, ऐसी क्या समस्या हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं सुखमती महाराजिन ने कोई लगाई बुझाई की है। दीनू काका बोले, हाँ दीनू काका, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आए थे। उन लोगों ने कहा कि वो मेरे घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहते जब तक कि संयोगिता मेरे घर से चली नहीं जाती। शिवनंदन सिंह दुखी होकर बोले, दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए। बस ये बताइए उन लोगों की बातें कहीं संयोगिता बिटिया ने तो नहीं सुनी। दीनू काका ने शिवनंदन सिंह से पूछा, नहीं काका, संयोगिता बिटिया को मुन्ना शेरू और मीठी नदी किनारे लेकर गए थे, इस विषय में संयोगिता को कुछ भी नहीं पता चला। शिवनंदन सिंह बोले, बहुत ही अच्छा हुआ मालिक, संयोगिता बिटिया ये सब सुनती तो न जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। दीनू काका बोले। तभी संयोगिता के साथ मुन्ना शेरू और मीठी नदी किनारे से वापस आ गए। घर में फिर से चहल पहल मच गई। तभी दीनू काका बोले, बिटिया खाना बन गया क्या। हाँ काका, मैं सब तैयार करके गई थी, अभी सबके लिए खाना परोसती हूँ, संयोगिता बोली। तभी संयोगिता ने कहा, चलो बच्चों हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना खाते हैं। मीठी बोली, लेकिन मुन्ना की माँ, मैं अब घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई, माँ इंतजार कर रही होगी। तभी मीठी की माँ सुमित्रा भी मीठी को बुलाने आ गई। संयोगिता बोली, चलो सुमित्रा बहन तुम भी खाना खा लो। नहीं बहन, फिर कभी, अभी तो मैं मीठी को लेने आई थी, सुमित्रा बोली। लेकिन बहन, कल शाम को तुमने बातों ही बातों में बताया कि तुम्हें दही वाली तली मिर्च बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें बनाना नहीं आता, आज बनाई है, जरा चख लेती तो मुझे अच्छा लगता, संयोगिता बोली। और क्या क्या बनाया है तुमने, सुमित्रा ने पूछा। बस ज्यादा नहीं, काली दाल, हरी धनिया की चटनी, आलू का भरता, तली मिर्च और बाजरे की रोटी, साथ में छाछ, संयोगिता ने जवाब दिया। क्या बहन, इतना कुछ बना लिया और कह रही हो कुछ ज्यादा नहीं। ऐसा करो, मुझे दही वाली तली मिर्च दे दो, बाद में फिर कभी तुम्हारे हाथों का खाना चखूंगी। ठीक है, अभी लाई।
इतना कहकर संयोगिता अंदर से तली मिर्च लाकर सुमित्रा को दी और सुमित्रा तली मिर्च लेकर मीठी के साथ घर चली गई। सबने दोपहर का खाना खाया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। शाम होने को थी। रधिया शाम के बर्तन मांजने आ चुकी थी। दीनू काका जानवरों को दाना पानी डाल रहे थे। तभी सामने सुमित्रा के घर में सुखमती महाराजिन आई और आते ही सुमित्रा से बोली, कैसी हो सुमित्रा बहू, कब लौटी पीहर से? सुमित्रा बोली, ठीक हूँ काकी, अभी कल सुबह ही तो लौटी हूँ। आ तो गई हो लेकिन कुछ पता है अपने पड़ोसियों के बारे में? सुखमती बोली, क्या हुआ काकी, सब ठीक ही तो है। बेचारे मुन्ना को माँ मिल गई, कब से ममता के लिए तरस रहा था बेचारा, अब देखो तो कितना खुश है। और संयोगिता भी तो इस पे अपनी जान न्यौछावर करती है, किसी की नजर ना लगे माँ बेटे के प्यार को। सुमित्रा बोली, काहे का माँ बेटे का प्यार, प्रधान जी की नजरों में खोट आ गया है। तुमने देखा नहीं ठाकुर साहब से उम्र में कितनी छोटी है संयोगिता, 10 साल का फर्क होगा दोनों की उम्र में। जवान लड़की देखी नहीं कि अपनी सारी मान मर्यादा भूल गए। तुम्हारी भी तो बेटी है, उस घर में जाती है, कल को उसके ऊपर इन सब बातों का क्या फर्क पड़ेगा? अभी तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा नहीं है, इसीलिए तुम इन बातों को हल्के में ले रही हो। तुम ही सोचकर देखो भला, कोई भी अनजानी पराई लड़की ठाकुर साहब के घर में आ जाती है और उसे मुन्ना की माँ की पदवी दे दी जाती है। ऐसा कहीं होता है भला? समाज कुछ भी नहीं होता, समाज की रजामंदी कुछ भी मायने नहीं रखती। और उस लड़की को क्या है, उसके ना कोई आगे ना कोई पीछे, उसकी प्रतिष्ठा पर नहीं ठाकुर साहब की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है। बिन ब्याह के कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के यहाँ कैसे रह सकती है? समाज थू थू कर रहा है ठाकुर साहब की। सुखमती इतना सब कुछ एक साथ बोल गई। लेकिन काकी लड़की तो भली है, सुमित्रा बोली, किसने देखा है? ऐसे भोले लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं और मतलब पूरा होने पर चलते बनते हैं। सुखमती बोली, नहीं काकी, संयोगिता तो ऐसी नहीं दिखती। सुमित्रा बोली, शुरू में सब सीधे ही दिखते हैं सुमित्रा बहू, अब मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे पड़ोसी है, तुम्हारा व्यवहार तुम जानो, मैं तो चली अपने घर। और इतना कहकर सुखमती आग में घी डालकर चली गई। तभी मीठी बोली, माँ मैं मुन्ना के घर खेलने जा रही हूँ। नहीं, अभी तू कहीं किसी के घर खेलने नहीं जाएगी। सुमित्रा बोली, लेकिन क्यों माँ? मीठी बोली, मैंने कहा ना, तू मुन्ना के घर नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। सुमित्रा गुस्से से बोली और फिर मीठी का हाथ पकड़कर सुमित्रा घर के अंदर ले गई। ये सब रधिया ने देख लिया और अंदर जाकर शिवनंदन से कह सुनाया। शिवनंदन सिंह पहले से ही परेशान थे, अब और भी परेशान हो गए। शिवनंदन सिंह ने रात्रि का भोजन भी ठीक से नहीं किया और रात भर चिंता में सो भी न सके। दूसरे दिन जैसे ही संयोगिता बाहर निकली, सुमित्रा दरवाजा बंद करके फौरन अंदर चली गई। संयोगिता को सुमित्रा का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वो मन महसूस कर रह गई। संयोगिता का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। दोपहर होने को थी। तभी सुखमती गांव के कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ शिवनंदन के घर के बाहर जा पहुंची। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, तो प्रधान जी, आपने क्या फैसला किया? शिवनंदन जी बोले, मुन्ना बहुत ही स्नेह रखता है उस लड़की से, उसे माँ मानता है और वो भी पूरी की पूरी ममता उस पर लुटाती है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ठाकुर साहब, बिना ब्याह के कोई भी लड़की ऐसे कैसे आपके घर रह सकती है? समाज में रहकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनमें से दूसरे बुजुर्ग ने कहा। तभी सुखमती बोली, बुलाइए उसे बाहर, हम लोग बात करते हैं। तभी दीनू काका भी खेतों से आ पहुंचे और रथिया पहले से ही मौजूद थी। दीनू काका बोले, मैं बुलाता हूँ संयोगिता बिटिया को। दीनू काका ने संयोगिता को आवाज दी, संयोगिता बिटिया जरा बाहर तो आना। डरी सहमी सी संयोगिता सर पर पल्लू किए हुए बाहर आई। दीनू काका ने सबके सामने पूछा, क्या तुम बच्चे से सचमुच प्यार करती हो? संयोगिता ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी सुखमती बोल पड़ी, तो क्या किसी भी राह चलती औरत को मुन्ना की माँ बनाकर इस घर में ले आओगे? पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है, ऐसी बहुत सी बाजारू औरतें ऐसी ही घूमती रहती है। अपना मतलब पूरा होने पर पता नहीं कब बच्चे और ठाकुर साहब का गला काटकर चलती बने। अब शिवनंदन सिंह के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो सबके सामने चीख कर बोले, बस बस भी करिए आप सब। एक मासूम विधवा पर कोई भी झूठे लांछन लगाए दे रहा है। वो मेरे बच्चे की माँ है। अरे सालों बाद तो मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा है।
आप लोगों को रिश्ते से ही मतलब है तो ठीक है। और इतना कहकर शिवनंदन सिंह अंदर गए और फिर गुस्से से तमतमाते हुए बाहर आकर मुट्ठी भर सिंदूर संयोगिता की मांग में भर दिया और बोले, लो, अब आज से ये मेरी भ्राता, अब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। अब हो गई आप सबको तसल्ली, यही चाहते थे ना आप लोग। अब कृपा करके आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाइए। अभी मैं ना तो कुछ सुनने और ना ही कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। और इतना सुनकर सब लोग वहां से चले गए। सबके जाने के बाद पता नहीं संयोगिता को क्या हुआ, ऐसे ही खड़े खड़े गिरकर बेहोश हो गई। रधिया भागकर आई और संयोगिता को उठाने के लिए शिवनंदन सिंह भागकर अंदर से ठंडा पानी लेकर आए। रधिया ने पानी संयोगिता के चेहरे पर छिड़का। पानी पड़ते ही संयोगिता को होश आ गया। होश आते ही संयोगिता रधिया से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब क्या हो गया? इसकी आशा नहीं थी मुझे। मैं तो बस बच्चे के साथ रहना चाहती थी। उसके साथ रहकर मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। लेकिन ये सब जो हुआ, पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। रधिया बोली, चुप हो जाओ बिटिया, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। ये समाज है बिटिया, यहाँ लोग चैन से जीने नहीं देते। अगर ठाकुर साहब तुम्हारी मांग नहीं भरते तो ये लोग और न जाने कौन कौन से लांछन लगाते तुम पर। शायद यही नियति था और यही उस ऊपर वाले की मर्जी थी। लेकिन इस सब में मेरा क्या दोष? मैं तो सिर्फ मुन्ना की माँ बनना चाहती थी, लेकिन मुझे तो जबरदस्ती किसी की पत्नी बना दिया गया। ये कैसी नियति? ये नियति है या मेरा फूटा भाग्य? संयोगिता गुस्से से चीख पड़ी। संयोगिता गुस्से से उठी और कुएं से एक बाल्टी निकालकर अपने ऊपर उड़ेल कर बोली, काकी नहीं बनना मुझे किसी की पत्नी। लो धुल गया सिंदूर। मैं किसी की ब्याता नहीं हूँ और अब मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। कल ही अपने घर लौट जाऊंगी। क्या हुआ जो कोई सदस्य नहीं है मेरे घर में? कम से कम घर तो है, वहां कम से कम कोई मुझ पर लांछन नहीं लगाएगा। काकी बोली, चलो बिटिया, पहले तुम अंदर चलकर अपने कपड़े बदल लो। अभी तुम्हारा मन अच्छा नहीं है। अभी तुम गुस्से में हो इसीलिए ऐसा कह रही हो। बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। शाम का समय है, धीरे धीरे अंधेरा भी गहरा रहा है। लेकिन शिवनंदन सिंह के घर में रोज की तरह चहल पहल नहीं है। आज तो न अभी घर में रोशनी हुई है और न ही रसोई में चूल्हा बाला गया है। दीनू काका भी अपना काम कर रहे हैं। उधर मुन्ना बार बार संयोगिता से कह रहा है, क्या हुआ माँ, आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो और इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो ना। मुन्ने की बात सुनकर शिवनंदन सिंह बोले, बेटा मुन्ना इधर तो आना। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुन्ने ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, आज तुम मेरे पास रहो। आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसे आराम करने दो। खाना मैं बनाई देता हूँ। शिवनंदन सिंह बोले, ठीक है बाबा, मुझे पता नहीं था कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। मुन्ना बोला, ठीक है मेरा प्यारा मुन्ना। अच्छा बोल, तो क्या खाना बनाऊँ तेरे लिए? शिवनंदन सिंह ने मुन्ना से पूछा। कुछ भी बना लो बाबा, मैं सब खा लूंगा। मुन्ना बोला, ठीक है, तू अभी यहीं बैठ या बाहर दीनू काका के पास खेल, लेकिन माँ के पास मत जाना। शिवनंदन सिंह बोले, ठीक है बाबा, मैं बाहर शेरू के साथ हूँ। और मुन्ना बाहर जाकर बाड़ी में खेलने लगा। शिवनंदन सिंह ने खाना बनाकर दीनू काका को परोस दिया और मुन्ना को भी दे दिया। मुन्ना के खाना खाने लेने के बाद वो बोले, लो मुन्ना, अपनी माँ को भी खाना खिला आ। ठीक है बाबा। और इतना कहकर मुन्ना थाली लेकर संयोगिता के पास पहुंचा। लो माँ, खाना खा लो। मुन्ना बोला, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू थाली ले जा। संयोगिता बोली, ठीक है। और इतना कहकर मुन्ना थाली लेकर शिवनंदन सिंह के पास चला आया। शिवनंदन सिंह बोले, मुन्ना तू दीनू काका के पास जा, मैं तेरी माँ को खाना खिलाकर आता हूँ। और शिवनंदन सिंह थाली लेकर संयोगिता के पास पहुंचे। माफ कीजिए, जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो सब क्रोधवश हुआ। मुझे पता है कि आज आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कृपा करके उसका गुस्सा आप खाने पर न उतारे। शिवनंदन सिंह जी बोले। क्रोधवश? संयोगिता गुस्से में तमतमाते हुए बोली, ये आपने जानबूझकर किया है। आपके मन में बात आई भी कैसे कि मैं आपसे ब्याह कर सकती हूँ? मैं किसी की विधवा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझ पर हक जताकर अपनी ब्याहता बना लेगा। मैं अपने पति से अब भी बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा उन्हीं से करती रहूंगी। और मैं कल ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं चाहिए आपकी खैरात। आपके घर में सर छुपाने की इतनी बड़ी कीमत मांग ली आपने। लज्जा नहीं आई आपको? किसी विधवा की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कुछ तो रहम किया होता।
यूं ही सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी अंतरात्मा को? मुझे खुद से घृणा हो रही है। और ये खाना लेकर आप कौन सी सांत्वना देने आए हैं मुझे? जो आपको करना था वो तो आपने कर ही लिया। अभी इसी वक्त मेरे सामने से चले जाइए। मैं अभी अपने आपे में नहीं हूँ। और शिवनंदन सिंह थाली लेकर वापस आ गए। उनकी आंखें भी भर आई थी, शायद 2 बूंद आंसू भी टपक गए, तो जो उन्होंने फौरन पोंछ लिए ताकि कोई देख ना ले। उस रात शिवनंदन सिंह ने भी बिना खाना खाए ही सो गए। दूसरे दिन सुबह का माहौल भी एकदम सुस्त सा था। रधिया ने अपना काम कर दिया और बोली, बिटिया हम जा रहे हैं। सहयोगिता बोली, काकी मैं भी आज यहाँ से चली जाऊंगी। तब रधिया बोली, बिटिया एक बात कहे, अब तुम्हारा इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है। वहां जाकर भी तुम क्या करोगी? पता है अकेली औरत को ये समाज जीने नहीं देता। पता है बिटिया, हमने अपनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारी है, ये हम ही जानते हैं। एक विधवा का कोई नहीं होता। और फिर तुम दिल से चाहे ना मानो, लेकिन समाज के सामने तो तुम ठाकुर साहब की ब्याहता हो। चांद सा बेटा मिल गया है तुम्हें। और ठाकुर साहब भी दिल के बहुत अच्छे हैं। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। बस हमारे मन में जो बात थी वो हमने कह दी। आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो। चली जाओगी तो ठीक, और अगर नहीं जाओगी तो किसी अनाथ बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा अब हम जाते हैं। और इतना कहकर रधिया चली गई। रधिया की बातें सुनकर संयोगिता सोच में पड़ गई कि क्या फैसला ले। संयोगिता सोच विचार में थी कि वो यहाँ से जाए या नहीं। तभी मुन्ना भागते हुए आया और बोला, माँ क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं मेरे मुन्ने, मैं तुम्हें छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ? और तुमसे ऐसा किसने कहा? संयोगिता ने मुन्ना से पूछा। वो ना रधिया काकी कह रही थी, मुन्ना बोला। रधिया काकी तो कुछ भी कहती है। चल मैं स्नान करके आती हूँ, फिर नाश्ता भी तो बनाना है। और ऐसा कहकर संयोगिता चली गई। स्नान करके उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और तुलसी चौरे की पूजा की। तभी उसे रसोई में कुछ आवाज आती सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो शिवनंदन सिंह नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। संयोगिता ने कहा, चलिए आप सब छोड़िए, नाश्ता मैं बनाती हूँ। आज बनाकर खिला देंगी आप, लेकिन कल से तो मुझे ही बनाना है, इसीलिए आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि आज तो आप चली जाएंगी। शिवनंदन सिंह बोले, मैं कहीं नहीं जा रही अपनी मुन्ना को छोड़कर। चलिए आप छोड़िए, संयोगिता बोली। और शिवनंदन सिंह सब कुछ छोड़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर बाहर चले गए। आज घर में थोड़ी रौनक थी, क्योंकि सबके चेहरे पर मुस्कान थी। दोपहर होने को थी, तभी सुमित्रा कुछ सामान लेकर संयोगिता के पास आई। संयोगिता बहन, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी और कुछ देने। हाँ बहन बोलो, क्या बात है? संयोगिता ने सुमित्रा से पूछा। सुबह माता के मंदिर गई थी, वहां से ये लाल चूड़ियां सिंदूर लाई हूँ। लाओ तुम्हारी मांग में डाल दूं, और ये लाल चूड़ियां तुम्हारी कलाइयों में पहना देती हूँ, ताकि अब से कोई तुम पर अंगुली ना उठा पाए। सुमित्रा ने संयोगिता से कहा, लेकिन बहन ये सब मेरे लिए क्यों? अभी कल के सदमे से मैं उभर नहीं पाई हूँ, और आज तुम ये सब लेकर आ गई। संयोगिता दुखी होकर सुमित्रा से बोली, लेकिन बहन ये सब करने से अगर तुम पर लोग अंगुली उठाना बंद कर देते हैं तो क्या बुराई है? ये सब करने से समाज का मुंह बंद होता है तो क्या बुरा है? सुमित्रा बोली। और सुमित्रा संयोगिता की मांग में सिंदूर भरकर कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनाकर चली गई। संयोगिता फौरन भागकर अंदर आई और आईने में खुद को देखने लगी। उसे आज फिर से अपनी मांग में सिंदूर भरा देखकर, कलाइयों में चूड़ियां देखकर अच्छा लगा। तभी दोपहर का खाना खाने दीनू काका आ पहुंचे और उन्होंने संयोगिता के इस रूप को देखकर कहा, अच्छी लग रही हो बिटिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और संयोगिता अपनी पलकें नीचे करके लज्जाते हुए बोली, काका अभी खाना लेकर आती हूँ। दीनू काका भी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है, यहाँ तुम हमेशा खुश रहोगी। काश तुम्हारे मन में मालिक के लिए भी प्रेम पनप जाए। संयोगिता ने सबके लिए खाना परोसकर सबको बुलाया। शिवनंदन सिंह खाना खाने रसोई में पहुंचे और संयोगिता का ऐसा रूप देखकर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए। शाम को रधिया बर्तन मांजने आई और संयोगिता से पूछ बैठी, बिटिया तुम गई नहीं?
ना जा पाई काकी, मुन्ने का मुंह देखकर रह गई। संयोगिता ने जवाब दिया, हम तो कहेंगे कि बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है, और आज मांग में सिंदूर भरकर अच्छी लग रही हो। हमेशा इसी तरह श्रृंगार में दिखो, हमारा आशीर्वाद है, रधिया काकी बोली। संयोगिता ने सुहागन की तरह रहना तो शुरू कर दिया था, लेकिन शिवनंदन सिंह को वो अभी भी माफ नहीं कर पाई थी। अब संयोगिता को शिवनंदन के घर में रहते 2 महीने बीत गए थे। उसने बाड़े को हरा भरा बना दिया था और कई जगह फूलों के पौधे लगा दिए थे। कहीं पर गुलाब और गुड़हल के पौधे, कुछ मिर्च, बैंगन और धनिया भी लगा रखा था। जो भी आता घर की शोभा देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता और कहता, ठाकुर साहब, सही कहा गया, घर में बिना औरत के शोभा नहीं रहती। शिवनंदन से इतना सुनते और खुश हो जाते, लेकिन अपने लिए भी संयोगिता की नाराजगी देखकर उनका मन खिन्न हो जाता। वो जब भी कभी संयोगिता को दूर से निहारते रहते, लेकिन जैसे ही संयोगिता उनकी तरफ देखती तो नजरें दूसरी ओर फेर लेते। दीनू काका और रधिया की पार की नजरों से ये सब छुपा नहीं था, और दोनों ही चाहते थे कि संयोगिता और शिवनंदन एक हो जाए, उनके बीच की दूरियां मिट जाए। अगर भगवान ने दोनों को जोड़ा है तो बीच में गांठ क्यों रह जाए। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। शिवनंदन संयोगिता को पसंद करने लगे थे, और करे भी क्यों ना पसंद। संयोगिता जैसी सुगढ़ गृहिणी ने उनके बच्चे और बिखरे हुए घर को जो संवार दिया था। संयोगिता के आने से अब उनका घर घर जैसा लगने लगा था। उनके घर में संयोगिता का आना कुछ इस तरह से था जैसे कि मृत शरीर में प्राण आ गए हो। लेकिन संयोगिता शिवनंदन सिंह के मन के भाव को समझकर भी अनदेखा कर रही थी। वो शिवनंदन सिंह को मन से क्षमा नहीं कर पा रही थी, लेकिन कभी-कभी सोचती भी थी कि प्रधान साहब ने इतना बड़ा भी अपराध नहीं किया है जो क्षमा ना किया जा सके। उस समय उनके पास भी तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि मैं उनसे बेवजह नाराज हूँ, बस ऐसे दोनों के मन में उलझनों भरे भाव थे, लेकिन एक दूसरे से दोनों व्यक्त करने में असमर्थ थे। तभी एक रोज शिवनंदन सिंह के एक दोस्त के घर में शादी का न्योता आया। शिवनंदन सिंह के दोस्त की भतीजी की शादी थी। दोनों बचपन से दोस्त थे और साथ में पढ़े भी थे। न्योता मिलते ही शिवनंदन सिंह ने संयोगिता से कहा कि सुनिए। संयोगिता थोड़ा ऐंठ कर बोली, जी कहिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वो मैं ये कह रहा था कि मेरे दोस्त की भतीजी की शादी है और हमें उसे अवश्य ही आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा, तो आप जरा तैयारी कर लेती, और जो भी आपको खरीदना है तो सुमित्रा भाभी के साथ बाजार जाकर ले आइए। ये रहे रुपए, और बिटिया के लिए ब्याह में देने के लिए कोई तोहफा भी खरीद लीजिएगा, और हो सके तो और आज और कल से सारी तैयारी हो जाए, क्योंकि परसों हमें निकलना होगा। शिवनंदन ने संयोगिता से कहा। संयोगिता फिर तुनक कर बोली, ठीक है, मैं सब कर लूंगी, लेकिन दीनू काका का क्या होगा, उनके लिए खाना कौन बनाएगा। आप चिंता ना करो, मैं उनका कुछ न कुछ इंतजाम कर दूंगा, शिवनंदन सिंह बोले, और संयोगिता ने सुमित्रा को बुलवा लिया। सुमित्रा बहन, हम लोगों को एक शादी में जाना है, तो क्या आप मेरे साथ खरीदारी के लिए चल सकती हैं। संयोगिता बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सुमित्रा बोली, लेकिन बहन एक समस्या है, अगर मैं शादी में चली गई तो दीनू काका के खाने का क्या होगा। संयोगिता बोली, बस इतनी सी बात, वो मैं सब देख लूंगी, तुम चिंता मत करो, जाने की तैयारी करो। सुमित्रा बोली। सुमित्रा और संयोगिता ने साथ में मिलकर खरीदारी पूरी कर ली। जिस रोज संयोगिता को जाना था तो रथिया बोली, ठहरो बिटिया, हम सुमित्रा बिटिया को बुलाकर लाते हैं, वो ही तुम्हें ठीक से तैयार करेगी। और सुमित्रा आ पहुंची संयोगिता को तैयार करने। सुमित्रा को आते हुए देखकर शिवनंदन सिंह बोले, सुमित्रा भाभी, उनसे कहिए कि संदूक में जो गहने रखे हैं वो भी पहन ले। मैं कहूंगा तो नहीं पहनेगी, लेकिन आप कहेंगी तो आपकी बात मान लेगी। ठीक है भाई साहब, आप चिंता ना करें, मैं मना लूंगी। और भी कुछ कहना हो तो कह दूं उनसे कि आपने कहा है। सुमित्रा ने शिवनंदन से ठिठोली करते हुए मुस्कुराकर कहा। शिवनंदन सिंह ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए शर्माते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हैं भाभी, और इतना कहकर बाहर चले गए। सुमित्रा ने संयोगिता को तैयार किया और खुद ही देखकर बोली, लाओ तो जरा काजल का टीका लगा दूं, कहीं नजर ना लग जाए। तभी मुन्ना और मीठी भी आ पहुंचे। माँ,
आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मुन्ना बोला। रधिया बोली, कसम से बिटिया, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। भगवान करे तुम्हारा श्रृंगार ऐसे ही बना रहे। वाकई में संयोगिता का रूप लावण्य आज देखने लायक था। बीच से मांग निकालकर बड़ा सा जूड़ा, माथे पर मांग टीका, कानों में झुमके, गले में 5 लड़ियों का सीतारामी हार, गहरे बैंगनी रंग की बनारसी भारी सी साड़ी, हाथों में चूड़ियों के साथ सोने के कंगन, कमर में कमरबंद और पैरों में पायल। आज संयोगिता किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। तभी मुन्ना बाहर से शिवनंदन सिंह का हाथ पकड़कर अंदर लाकर बोला, देखो ना बाबा, आज माँ कितनी सुंदर लग रही है। शिवनंदन सिंह ने जैसे ही संयोगिता को देखा तो कुछ बोल ही नहीं पाए, बस एक टक संयोगिता को निहारते रह गए। मुन्ना फिर बोला, बोलो ना बाबा, माँ सुंदर लग रही है ना। शिवनंदन सिंह ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मुन्ना बोला, ऐसे नहीं बाबा, मुंह से बोलो कि सुंदर लग रही है। अरे हाँ, आज तेरी माँ बहुत सुंदर लग रही है। और इतना कहकर शिवनंदन सिंह बाहर चले गए। रधिया और सुमित्रा ने शिवनंदन के भाव को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तांगे पर सामान चढ़ाया जा चुका था, बस सब निकलने ही वाले थे। बाहर आकर संयोगिता ने सुमित्रा से कहा, अच्छा बहन, चलती हूँ। दीनू काका का ख्याल रखना। और इतना कहकर संयोगिता तांगे पर बैठ गई। तांगा चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। 30-40 किलोमीटर का सफर था। रास्ता भी बहुत सुहावना था। कहीं तो पानी से भरे हुए पोखर मिलते और उन पर गहरे गुलाबी बेशरम के फूल तैरते हुए नजर आते, तो कहीं खेतों में काम करते हुए लोग नजर आ जाते। कहीं पेड़ों की घनी छाया मिलती थी तो कहीं झाड़ियों पर बीराफन। रास्ता भी इतना अच्छा नहीं था, कहीं कहीं तो बहुत ही उबड़ खाबड़ था। तांगा भी अपना संतुलन खो बैठता था। तो तब शिवनंदन सिंह तांगे से उतर जाते। इसी के चलते संयोगिता का पल्लू भी बार बार गिर रहा था। ऊपर से उसे इतनी भारी साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, और जब भी संयोगिता का पल्लू गिरता शिवनंदन सिंह कनखियों से संयोगिता को निहार लेते। ये सब संयोगिता भी महसूस कर रही थी, लेकिन साथ में नजरअंदाज भी कर देती। तभी तांगे वाले बोला, ठाकुर साहब, अब थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। देखते हैं, अगर कोई कुआं दिखता है तो किसी पेड़ के नीचे तांगा खड़ा कर देते हैं। शिवनंदन सिंह जी बोले, जी बिल्कुल, और कुछ जलपान भी ग्रहण कर लेंगे, सबको भूख भी लगाई होगी, और अभी वहां पहुंचने में न जाने कितना समय लगे। तभी एक जगह कुआं दिखा और वहां पेड़ों की घनी छाया भी दिखाई दी। तांगे वाला बोला, ये जगह ठीक दिख रही है, यहाँ तांगा रोक दे, और शायद वहां पहले से ही एक तांगा और भी खड़ा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। आपको अगर जगह ठीक लग रही है तो तांगा रोक दीजिए, शिवनंदन सिंह जी बोले। तभी तांगे वाले ने तांगा रोक दिया, लेकिन परिचय हुआ तो वो दूसरे तांगे वाले तो गांव के ही निकले, और वो भी उसी परिवार में शादी में जा रहा था। लेकिन उनको यहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी, तो उन्होंने शिवनंदन सिंह जी से कहा, अब हम चलेंगे, आप लोग विश्राम कीजिए। और इतना कहकर वो लोग चले गए। तांगे वाले ने अपने तांगे में रखी बाल्टी उठाकर पानी निकाला और सबने हाथ पैर धुले। फिर संयोगिता ने आलू की सब्जी और पूड़ियाँ निकाली, साथ में आम का अचार भी, जो वो घर से बनाकर लाई थी, और सबने साथ में भोजन किया। और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद तांगा फिर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा था। गहरी दोपहरी चढ़ाई थी, सूरज भी गर्मी फेंक रहा था। अब मुन्ना संयोगिता की गोदी पर सर रखकर सो गया था, और अब संयोगिता की भी बार बार आंख झपक रही थी, और सब शिवनंदन सिंह देख रहे थे। फिर से एक बार संयोगिता की आंख झपकी, लेकिन इस बार शिवनंदन सिंह ने अपने कंधे का सहारा देकर संयोगिता के सिर को टिका लिया कि संयोगिता ठीक से सो पाए। और ऐसे ही सफर जारी रहा। थोड़ी देर के बाद संयोगिता की आंख खुली। उसने देखा कि वो शिवनंदन सिंह के कंधे से टिकी है, तो झटपट अपना सर उनके कंधे से हटाकर शिवनंदन सिंह को घूरकर देखा। शिवनंदन सिंह भी मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगे। अब शाम भी होने वाली थी और रास्ता भी पार हो चुका था। मुश्किल से 2-3 कोस बचा होगा। तभी संयोगिता ने कहा, रोको रोको, तांगा रोको। शिवनंदन सिंह ने पूछा, क्या हुआ? संयोगिता बोली, मैंने मोर देखा अभी, मुझे उसे करीब से देखना है। शिवनंदन सिंह संयोगिता की इस तरह की बचकानी हरकत देखकर हंस पड़े। शिवनंदन सिंह का अपने ऊपर ऐसा हंसना देखकर संयोगिता चिढ़कर बोली, बढ़ाइए तांगा, अब मुझे कुछ नहीं देखना। शिवनंदन सिंह बोले, नहीं नहीं,
अब हम मोर देखकर ही जाएंगे। अरे चलिए उतरिए तांगे से। और सब उतरकर मोरों के झुंड को देखने लगे। अंधेरा गहराने तक तांगा शादी वाले घर मेहमानों को लेकर जा पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही संयोगिता ने अपना घूंघट थोड़ा लंबा कर लिया। शिवनंदन सिंह अपने दोस्त धर्मवीर से गले मिले और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए और संयोगिता ने भी बड़ों के चरण स्पर्श किए। अरे मित्र, ये सब कब हुआ और हमें बताया भी नहीं? धर्मवीर सिंह बोले। बहुत लंबी कहानी है मित्र, आराम से बैठकर सुनाता हूँ, शिवनंदन सिंह बोले। और कुछ महिलाएं संयोगिता को अपने साथ अंदर लेकर चली गई और शिवनंदन सिंह अपने मित्र धर्म के साथ जा बैठे। शिवनंदन सिंह ने जलपान ग्रहण करते करते सारी कहानी कह डाली। धर्म सिंह बोले, अच्छा तो ये सब अचानक ही हो गया, लेकिन ये बताओ अब तो सब ठीक है ना? भाभी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया या नहीं? तुझसे प्रेम करने लगी है या नहीं? पता नहीं, शिवनंदन सिंह ने उत्तर दिया। पता नहीं, इसका क्या मतलब, हाँ या ना? धर्म सिंह ने पूछा। हाँ मित्र, कुछ पता नहीं, शिवनंदन सिंह ने उत्तर दिया। और तुम्हारी तरफ से? धर्म ने फिर पूछा। वो भी पता नहीं, अभी पूरी तरह से उन पर निर्भर है सब कुछ। बस जिस दिन से उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया म, तो मैं भी ना नहीं करूंगा, शिवनंदन सिंह बोले। मतलब आपको कोई ऐतराज नहीं? आप शायद भाभी को पसंद करने लगे, धर्मवीर सिंह बोले। और इसी तरह दोनों का वार्तालाप जारी रहा। संयोगिताओं को महिलाएं भीतर ले गई। धर्म सिंह जी की पत्नी बोली, आओ बहन, संकोच मत करो, भाई साहब ने दूसरा ब्याह कर भी लिया और हमें बुलाया भी नहीं। धर्म सिंह की पत्नी रुक्मणी से संयोगिता को उल्हाना दिया। वो क्या है जीजी, सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका नहीं मिला, संयोगिता अपनी सफाई में बोली। तभी शिवनंदन सिंह जी, गांव से आने वाले मेहमान जिनका तांगा रास्ते में मिला था, उनकी पत्नी जानकी बोली, क्यों झूठ बोलती हो बहन? अचानक से सब कैसे हो गया? मैं आप सबको सच्चाई बताती हूँ। हुआ यूं कि ये नदी किनारे बेहोशी में मुन्ना को मिली थी और मुन्ना इन्हें अपनी माँ समझकर घर ले आया। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने प्रधान जी पर अंगुली उठाना शुरू कर दिया, तो एक दिन प्रधान जी ने गुस्से में आकर इनकी मांग भर दी। मर्दों का क्या है, और फिर अपने से 8-10 साल छोटी पत्नी मिले तो कोई भी मर्द शादी करने को राजी हो जाएगा। तभी रुक्मणी बोली, कैसी बातें कर रही हो बहन, बिना बात के किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जो भी हो, अब तो ये भाई साहब की ब्याहता है, जानकी बोली। कोई किसी को मजबूरी में ब्याहता बनाता है तो कोई मजबूरी में ब्याहता बनता है। अब ये तो वो ही जाने भला, मैं कैसे किसी के मन की बात जान सकती हूँ। रहने दीजिए जानकी बहन, यहाँ सब बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, शादी अच्छे से निपट जाए बस, रुक्मणी बोली। अरे भाई, मुझे क्या लेना देना दुनियादारी से, वो तो मैं गलत को गलत और सही को सही कह रही थी। और इतना कहकर जानकी वहां से चली गई। खड़े खड़े संयोगिता की बड़ी बड़ी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। रुक्मणी बोली, चलो हटाओ बहन, तुम भी क्या अपना मन खराब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। बहुत भारी साड़ी पहन रखी है, इसमें काम भी नहीं करते बनेगा। जब कल बारात का समय हो तब फिर से पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। और इतना सुंदर चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, जरा मुस्कुराओ तो। और रुक्मणी की बात सुनकर संयोगिता मुस्कुरा दी, कपड़े बदलकर कामकाज में लग गई। उस दिन सारे नेपचार निपटाने के बाद रात्रि का भोजन शुरू हुआ। खाने में चने की दाल, कढ़ी पकौड़ी, चने का साग, कद्दू की सब्जी, भरी हुई मिर्च का अचार, बूंदी का लड्डू, चावल और रोटी थी। पहले पुरुष और फिर महिलाओं की पंगत लगी। खाने के बाद सब फुर्सत में थे। तभी रुक्मणी संयोगिता से बोली, चलो बहन, बन्नी के मेहंदी तो लगा दो। संयोगिता खुश होकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी रुक्मणी की जेठानी वहां आकर बोली, कैसी बातें कर रही हो रुक्मणी? पता है ये पहले विधवा थी और दूसरी शादी में ना पंडित था और ना फेरे हुए, तो कैसी शादी और कैसी ब्याहता? इसके हाथों से मेरी बेटी को मेहंदी लगवाओगी? मुझे इनकी गांव की जानकी ने सब बता दिया है, रुक्मणी बोली। ये सब बीती बातें हैं जीजी। नहीं, ये सब मैं मानती हूँ, रुक्मणी की जेठानी बोली। ये सब सुनकर तब तक मुन्ना शिवनंदन सिंह को अंदर लाकर बोला, बाबा, इन काकी ने माँ के बारे में कुछ कहा और माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी रुक्मणी की जेठानी बोली,
क्या गलत कहा मैंने? ना पंडित, ना फेरे और ना बाराती, तो फिर कैसी शादी? तब तक धर्म सिंह भी वहां आ पहुंचे। क्षमा करना मित्र, मैं यहाँ अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। शिवनंदन सिंह जी बोले। लेकिन क्यों मित्र? धर्म सिंह ने शिवनंदन से पूछा। जहाँ मेरी पत्नी का अपमान हो, वहाँ मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं अभी इसी समय अपने परिवार सहित यहाँ से जा रहा हूँ। क्षमा करना मित्र, आप जब भी कहेंगे मैं आपके हर कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। लेकिन अभी आज्ञा दीजिए। उन्होंने संयोगिता से अंदर से सामान लाने को कहा और उसी समय धर्म सिंह से हाथ जोड़ क्षमा मांगी और तांगे पर परिवार सहित जा बैठे। ये सब देखकर संयोगिता के मन में शिवनंदन सिंह के प्रति प्रेम के बीज ने अंकुर का रूप ले लिया था। धर्म सिंह का घर गुस्से में छोड़ तो दिया, लेकिन रात का समय, इतना लंबा सफर, ज्यों-ज्यों तांगा गांव छोड़ता जा रहा था तो डर भी बढ़ता जा रहा था। डर सभी रहे थे, लेकिन एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर रहे थे। भगवान का शुक्र था कि उस दिन उजियारी रात थी, मतलब चांद की रोशनी पूर्णतः धरती पर पड़ रही थी। लेकिन चाहे जो हो, रात तो रात होती है। कहीं उल्लू की आवाज डरा जाती तो झाड़ियों में सांप गोहरे के सरसराने की आवाज सुनाई दी जाती। फिर भी सफर जारी था, क्योंकि रुकने का कोई फायदा भी नहीं था। तभी अचानक न जाने कहां से दो तीन डाकू झाड़ियों से बड़ी बड़ी कटारों के साथ निकले और तांगा रुकवा कर तांगे वाले और शिवनंदन को पकड़ लिया और बोले, क्या क्या सामान है, निकालो। शिवनंदन सिंह ने अपनी अंगूठी, घड़ी, चेन और बटुआ निकाल कर दे दिया। उनमें से एक बोला, तांगे में जो भी महिला हो उससे कहो अपने सब गहने दे दे, नहीं तो अभी तुम्हारा गला रेंत दूंगा। ये सुनकर संयोगिता तांगे से उतरकर आई और बोली, ऐसा ना कहे भाई जी, ये रहे मेरे सारे गहने और कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। डाकू बोला, तुमने हमें भाई कहा है बहन? बिना गाली के हमसे कोई बात नहीं करता। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम में से कोई एक तुम्हें लोगों को तुम्हारे गांव तक छोड़कर आएगा, क्योंकि आगे और भी डाकू मिल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। आधी रात तक सब घर पहुंच गए। संयोगिता ने शिवनंदन सिंह से पूछा, ऐसा भी क्या गुस्सा कि आधी रात को शादी का घर छोड़ दिया? था कुछ कारण। किसी का दिल जीतना था जो अभी तक नहीं जीत पाया। किसी को मुन्ने की मां कहने का हक पाना है। शिवनंदन सिंह बोले। यह सुनकर संयोगिता शर्मा गई। फिर शिवनंदन सिंह ने पूछा, आप भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर तांगे से उतर पड़ी। हाँ, मुझे भी तो किसी का दिल जीतना था, ताकि मैं भी किसी को मुन्ने की बाबा कह सकूं। संयोगिता बोली, तो बनोगी मेरी मुन्ने की माँ, करोगी एक बार सबके सामने मुझसे ब्याह? शिवनंदन सिंह ने संयोगिता से पूछा और संयोगिता शर्माते हुए शिवनंदन सिंह के गले लग गई। आज दोनों दिल से एक दूसरे के हो गए थे और मुन्ना को सदा के लिए माँ का स्नेह मिल गया था। तो दोस्तों, सरोज वर्मा जी की लिखी ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आगे आपको किस प्रकार की कहानी सुननी है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।